फ्रेशर्स पार्टी में अब डीजे शुरू हो गया था। सब लोग मस्ती में डांस कर रहे थे। एक तरफ स्नैक्स भी शुरू हो गए थे। भास्कर जी अब घर जाना चाहते थे क्योंकि रात हो गई थी और वे थक गए थे। अभय उन्हें गेट तक छोड़ने चला गया। वैसे तो अभय और उनके दादाजी की ज्यादा बनती नहीं थी, लेकिन शायद दादाजी आज कुछ खास बात करना चाहते थे, शायद कॉलेज या बिजनेस को लेकर। इधर स्टेज पर सब डांस में मस्त थे। मानवी तो झल्ली की तरह डांस कर रही थी। उसे डांस करना नहीं आता था। तारा और अकीरा भी उसके साथ थी। सब मस्ती में थे कि तभी वही लड़का जिसने अभी परफॉर्मेंस किया था मानवी के पास आया और उसे डांस के लिए उसका हाथ मांगा। मानवी को समझ नहीं आया कि उसे क्या कहना चाहिए। उसे तारा की तरफ देखा जो खुद हैरान थी क्योंकि ये लोग उनके लिए अनजान थे। वैसे भी वे सब एक दूसरे से ठीक से मिले नहीं थे। बहुत सारे बच्चे कपल्स बनकर डांस कर रहे थे जो वहाँ के लिए आम बात थी। जहाँ से वे आए थे वहाँ ये सब नॉर्मल था क्योंकि वे विदेश से पढ़कर आए थे। मानवी कुछ कहने वाली थी कि तभी लाइट्स ऑफ हो गई। एक स्पॉटलाइट किसी इंसान पर पड़ी तो सबका ध्यान उधर चला गया। वहाँ अभय खड़ा था। म्यूजिक बंद हो चुका था। उसके हाथ में माइक था और आंखों में हल्की नाराजगी थी। मानवी ने देखा कि वो किसी और के लिए तालियां बजा रही थी और खुश हो रही थी। अभय के लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल था। अभय से सब डरते थे, चाहे लोग उसे कितना भी पसंद क्यों ना करते हो। कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर लड़कियां। वो बहुत सख्त मिजाज इंसान था। अभय के स्टेज पर आने से पहले एक टीचर मुस्कुराते हुए बोला, आज हम सब चाहते हैं कि आपके फेवरेट अभय सर भी परफॉर्म करें, इसलिए हमने उन्हें मना लिया है। अब हम बोल से एक पर्ची निकालेंगे, जिसका नाम निकलेगा वो अभय सर के साथ डांस करेगा। ये सुनकर सब बहुत एक्साइटेड हो गए। वहीं मानवी के सामने खड़ा नया लड़का थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी नफरत थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। प्रिंसिपल ने पर्ची निकाली। टीचर ने नाम अनाउंस किया, मानवी। मानवी ने हैरानी से अभय को देखा। तारा हंस पड़ी। उसे पता था कि उसका भाई किसी भी हद तक जा सकता है। अगर बोल में 100 पर्चियां थी तो सब पर मानवी का ही नाम लिखा होगा। अब लाइट मानवी पर आकर रुक गई। दोनों पर स्पॉट लाइट थी। बाकी बच्चे सीटी बजा रहे थे। माहौल फिर से नॉर्मल हो गया। डीजे ने एक रोमांटिक सॉन्ग चला दिया जिसे सुनकर मानवी के होश उड़ गए। अभय ने बिना कुछ कहे माइक पकड़ा और मानवी के पास आकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो 3 पीस सूट में बहुत हैंडसम लग रहा था। मानवी ने चुपचाप अपना हाथ आगे किया। अभय ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया जिससे मानवी को हल्का दर्द हुआ। उसकी आंखों में जो गुस्सा था मानवी उसे समझ नहीं पाई। अचानक अभय ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। लाइट्स ऑफ हो गई। म्यूजिक फिर से बजने लगा। बच्चे फिर से डांस में लग गए। कुछ लोग उन्हें देख रहे थे। सबको लग रहा था कि वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। दूर खड़ा वो लड़का भी उन्हें देख रहा था। अभय ने मानवी को इस तरह पकड़ा था जैसे वो उसे जरा भी दूर नहीं करना चाहता। म्यूजिक के साथ दोनों स्टेप पर स्टेप कर रहे थे। धीरे धीरे सब बच्चों का ध्यान अपने डांस में लग गया। कोई उनकी तरफ नहीं देख रहा था। अभय ने हल्का सा गुस्सा दिखाते हुए मानवी से कहा, तुम्हें सिर्फ मेरे लिए खुश होने का हक है, किसी और के लिए नहीं। मानवी कुछ नहीं बोली, बस अभय की आंखों में देख रही थी जहाँ जुनून और पागलपन साफ नजर आ रहा था। वो सुबह की बातें याद कर शर्म से मुस्कुरा रही थी। अभय ने उसके माथे को हल्के से चूम लिया। कोई उन्हें देख नहीं रहा था। उसे मुस्कुरा कर कहा, बहुत प्यारी लग रही, ऐसे ही कपड़े पहना करो। मानवी फिर से थोड़ी शर्म से लाल हो गई। जब सॉन्ग खत्म हुआ तो उनका डांस भी खत्म हो गया। अभय मानवी का हाथ छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन सबके सामने ऐसा करना ठीक नहीं था। थोड़ी देर बाद पार्टी भी खत्म हो गई और बच्चे अपने अपने घर की तरफ निकल गए। अकीरा अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल की तरफ निकल गई क्योंकि रात का वक्त था और अकेले जाना ठीक नहीं था। अभय की कार में मानवी आगे चुपचाप बैठी थी और तारा पीछे। तारा अपने फोन में अभी अभी ली गई फोटो देख रही थी जिसमें अभय और मानवी के डांस की भी एक फोटो थी। उसे वो फोटो फैमिली ग्रुप में डाल दी और मानवी को भी ग्रुप में ऐड कर लिया क्योंकि अब वह भी उनकी फैमिली का हिस्सा थी। मानवी चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे नींद आ रही थी। समय करीब 11 बजे का था। मानवी को नहीं पता था कि आज शायद उसे सोने का मौका ही नहीं मिलेगा। अभय की आंखों में जो डिजायर थी उसे देखकर मानवी को अंदाजा नहीं था कि वो अब क्या करने वाला है। मानवी को लगा था कि अभय पहले उसे छोड़ेगा, लेकिन हुआ उल्टा। अभय पहले रायजादा हाउस पहुंचा और तारा को वहां छोड़ा। तारा ने दोनों को देखकर हंसते हुए कहा, ओके गुड नाइट लव बर्ड्स। उसने मानवी की तरफ देखकर कहा, मुझे सच में नींद आ रही है। गुड नाइट प्यारी भाभी। मानवी का चेहरा शर्म से टमाटर की तरह लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तारा उसे क्यों तंग कर रही थी। मानवी चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे काफी नींद आ रही थी, लेकिन अभय की आंखों में कुछ और ही था। मानवी को लग रहा था कि वो उसके घर जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी किसी और दिशा में जा रही थी। जब तक उसे समझ आया वे काफी दूर निकल चुके थे। उसने डरते हुए अभय की तरफ देखा और कहा, सर मुझे घर जाना है। अभय ने उसका हाथ पकड़कर गियर पर रख दिया और अपने हाथ से गियर बदलते हुए बोला, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, कहीं और नहीं ले जा रहा, बस थोड़ा वक्त तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या इतना हक नहीं है अपनी होने वाली वाइफ पर? अभय की बातों में पागलपन था। मानवी चुप हो गई। उसने अपने हाथ को देखा जो अभय की उंगलियों में फंसा था। उसे अजीब सा एहसास हो रहा था जैसे ये छुअन पहले से बिल्कुल अलग थी। इससे पहले कि मानवी कुछ समझ पाती, गाड़ी एक सुनसान जगह पर जाकर रुक गई। चारों तरफ जंगल था और दूर दूर तक शांति फैली हुई थी। मानवी को थोड़ा डर लगने लगा। उसने अभय की तरफ देखा तो अभय ने अचानक उसे अपनी गोद में बिठा लिया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मानवी को समझ ही नहीं आया। अभय ने उसकी कमर थामते हुए उसे अच्छे से बिठाया और अपने अंगूठे से उसके होठों को छूते हुए बोला, पूरा दिन तड़पाऊं तुम्हें किस करने के लिए, और कितना तड़पाओगी मुझे? मानवी कुछ बोल नहीं पाई। अभय ने उसके होठों को चूम लिया। आज की किस पहले जैसी नहीं थी, उसमें एक अलग ही जुनून था। अभय की इस हरकत से मानवी घबरा गई थी। उसने ऐसा कभी महसूस नहीं किया था।
उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। काफी देर बाद अभय थोड़ा दूर हुआ और मानवी के दुपट्टे को हटाते हुए उसके गले पर अपने होंठ रख दिए। उसने कहा, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, हर दूरी मिटाना चाहता हूँ। मानवी घबराते हुए बोली, मुझे घर जाना है। अभय की आंखें लाल थी, उसमें तड़प साफ दिख रही थी। उसने मानवी के कंधे से कपड़ा हटाते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी तड़प नहीं दिखती है? मेरे लिए इतनी पत्थर दिल मत बनो मानवी। मानवी की पूरी बॉडी कांप रही थी, वो घबरा गई थी। अभय की आंखों में डिजायर साफ थी। उसे लग रहा था कि अभय आज सब हदें पार कर देगा। मानवी ने फिर कहा, मुझे घर जाना है। अभय को अब हल्का गुस्सा आने लगा था। उसने अपनी सीट को पीछे किया। अब वो लेटने लायक थी। मानवी उसके ऊपर थी और घबराई हुई उसे देख रही थी। अभय ने उसकी कमर को हल्के से सहलाया और धीमे से बोला, मेरी मदद कर दो प्लीज, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। मानवी को समझ नहीं आया कि अभय क्या चाहता है। जब तक उसे कुछ समझ आता, अभय ने उसे अपने करीब कर लिया। मानवी अभय की बातों के हिसाब से करती गई। उसे पता नहीं था उसे क्या करना चाहिए। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। काफी देर बाद जब सब शांत हुआ, अभय ने गाड़ी स्टार्ट की और मानवी को उसके घर छोड़ने के लिए चल पड़ा। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। अभय ने मानवी की तरफ देखकर कहा, तुम सिर्फ मेरी हो, ये बात अपने दिल और दिमाग में बिठा लो। तुम्हारी हर चीज पर मेरा हक है, वैसे ही मुझ पर भी तुम्हारा हक है। मानवी ने कुछ नहीं कहा। वो बस अपने हाथों को देख रही थी जो थोड़े लाल हो गए थे। शर्म से उसका चेहरा और भी लाल हो गया था। घर पहुंचकर मानवी जल्दी से अंदर चली गई। अभय मुस्कुराकर वहां से चला गया। जैसे अभय की गाड़ी वहां से निकली, एक और कार वहां आकर रुकी। उसमें बैठा एक आदमी गुस्से में बोला, तुम अपनी जिंदगी इतनी आसानी से कैसे जी सकती हो? मेरा सब कुछ छीनने के बाद अब मैं तुम्हारा सब कुछ छीनूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि लोग 9 साल पहले हुए हादसे को भूल चुके हैं तो तुम गलत हो। इस लड़की में तुम्हारी जान अटकी है ना, अब ये लड़की सिर्फ मेरी होगी। तुम सोच भी नहीं सकते मैं किस हद तक जा सकता हूँ। कौन है ये आदमी जो अभय के पीछे पड़ा है? क्या मानवी की जिंदगी में हो गई है सिंगर वाले लड़के की एंट्री? रोमांस और सस्पेंस से भरी इस कहानी में खुलेंगे अतीत के गहरे राज। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहें हिज सीक्रेट ऑब्सेशन, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। मानवी जब घर के अंदर आई तो चंद्रिका जी वहीं बैठी थी। उनके चेहरे पर हल्की परेशानी थी। पार्टी तो 12 बजे खत्म होनी थी, लेकिन अभय ने प्रिंसिपल से कहकर पार्टी जल्दी खत्म करवा दी थी। वो मानवी के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता था और उसे 1 घंटा मिल गया था। चंद्रिका जी ने मानवी की तरफ देखकर कहा, बहुत लेट हो गई हो। मानवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे शर्म आ रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि माँ को कैसे बताए कि वो अभी अभी क्या करके आई है। चंद्रिका जी ने उसे सोने के लिए भेज दिया। वो खुद भी अपने कमरे में चली गई। मानवी पहले वॉशरूम गई, फिर कपड़े बदलकर चुपचाप लेट गई। उसने अपने हाथों में चेहरा छिपा लिया। उसे आज की अपनी हरकत पर बहुत शर्म आ रही थी। वो मन ही मन अभय को कोस रही थी। बेशर्म इंसान कैसी कैसी चीजें करता है और मुझसे भी करवाता है। अब बात नहीं करूंगी इससे। उधर अभय अपने घर न जाकर सीधा अपने बंगले पर गया था। वो आराम से गार्डन में बैठा था। हाथ में सिगरेट और शराब का ग्लास था। उसके चेहरे पर अलग सी मुस्कान थी, जैसे आज उसे कोई नया सुख मिला हो। उसे बस यही लग रहा था कि जब भी वो मानवी के साथ होता है उसे बहुत खुशी मिलती है। वहीं माइकल घबराया हुआ अभय को देख रहा था। उसके बॉस का मूड बहुत अच्छा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आज उसने जो देखा वो कैसे बताए। माइकल ने लंबी सांस लेकर कहा, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभय ने ग्लास साइड में रखते हुए कहा, बोलो। माइकल ने घबराते हुए कहा, मैंने आज कुछ हलचल महसूस की है। 9 साल हो गए उसे छुपाते हुए। क्या हमें सच पता चलेगा अगर वो उठ गई तो? अभय की आंखें लाल हो गई। 9 साल पहले का हादसा उसे याद आ गया, जिसने उसे व्हील चेयर पर ला दिया था। उसी हादसे के बाद वो अपने भाई से नफरत करने लगा था, लेकिन आज भी उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। अभय ने सिगरेट फेंकते हुए कहा, हारून को इंडिया बुलाओ। जिस दिन वो उठेगी वो खुद बताएगी कि 9 साल पहले क्या हुआ था। मैं चाहता हूँ हारून अपनी आंखों से सच देखे और वैसे ही तड़पे जैसे मैं व्हील चेयर पर बैठकर तड़पा था। माइकल ने डरते हुए कहा, अगर वो सच जान गई तो और भी ज्यादा टूट जाएगी। अभी तो उन्हें उसके आने की उम्मीद है, पर बाद में वो भी चली जाएगी। अभय हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं चाहता हूँ वो भी वैसे ही उम्मीद खो दे जैसे मैंने खो दी थी। सच जानकर वो जीना सीख जाएगी। उसे पता चलेगा कि दुनिया कैसी है। उसने जिस इंसान पर भरोसा करके मुझ पर वार किया था वो कितना गिरा हुआ था। माइकल वहां से चला गया। अभय ने आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों में पुरानी यादें तैरने लगी। खून, लाशें और एक हंसता खेलता लड़का जिसने सब कुछ खो दिया था और माफिया बनने के लिए मजबूर हो गया था। अभय ने नफरत से कहा, मैं नफरत करता हूँ तुमसे। जिस दिन तुम उठोगी अपने हाथों से मारूंगा। ऐसी मौत दूंगा जैसी तुमने सोची भी नहीं होगी। लोगों ने मेरी मोहब्बत और जुनून देखा है, अब मेरी नफरत देखेंगे। तुम कभी मेरी जिंदगी में दखल नहीं दे सकती। मैं दुनिया के लिए तुम्हें मरी हुई साबित कर चुका हूँ और तुम वैसे ही रहोगी। दूसरी तरफ अगली सुबह मानवी जब उठी तो वो अभी भी नींद में थी। रात कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। इंद्राणी जी ने उसे जगा दिया था क्योंकि 10 बज चुके थे। तरुण और तुषार जी पहले ही ऑफिस जा चुके थे। चंद्रिका जी अपनी एक फ्रेंड के घर गई थी क्योंकि अब मानवी की शादी की तैयारी करनी थी। वो जानना चाहती थी कि लड़की को क्या क्या देना होता है। रायज़ादा परिवार बड़ा था, इसलिए वो कोई गलती नहीं करना चाहती थी। मानवी नींद में झूलते हुए नाश्ता कर रही थी। इंद्राणी जी उसे डांटते हुए कह रही थी, अब तुम्हें जल्दी उठना सीखना चाहिए। अभय कितना अच्छा है, वो कभी कुछ नहीं कहता। तुम्हें उसके लिए काम भी सीखना चाहिए। मानवी जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही थी ताकि फिर से जाकर सो सके।
उसने ठान लिया था कि वो किचन में कोई काम नहीं करेगी। अभय से उसने वादा लिया था कि उसे कोई काम नहीं कराया जाएगा। वो खुद को आलसी नंबर 1 मानती थी। इधर तरुण अपने ऑफिस में बार बार गेट की तरफ देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उसकी आंखों में नाराजगी थी, लेकिन खुद उसे नहीं पता था कि वो क्यों नाराज है। असल में कल रात से उसका मूड खराब था। उसे तारा से मिलने की इच्छा हो रही थी। सुबह तारा ने उसे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा तो तरुण ने उसे ऑफिस बुला लिया। उसने तारा से कहा था, अगर तुम चाहती हो कि हम रिलेशन में आए तो ऑफिस आकर मुझसे मिलो। तारा तुरंत मान गई थी। वो तरुण को बहुत पसंद करती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि तरुण नाराज है। तरुण को भी नहीं समझ आ रहा था कि अपनी नाराजगी में उसने क्या कह दिया। वो इस रिश्ते को अपनाने के लिए तैयार था, लेकिन आगे चलकर ये दोनों के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली थी, जिसका अंदाजा उन्हें नहीं था। जब तारा ऑफिस पहुंची तो तरुण का असिस्टेंट उसे लेने नीचे आया। तरुण ने खास तौर पर उसे प्राइवेट लिफ्ट से ऊपर बुलवाया था। जैसे ही तारा ऑफिस में आई, तरुण उसे देखता ही रह गया। उसे ओवरसाइज शर्ट, ब्लू जीन्स और व्हाइट शूज पहने थे। वो बहुत कंफर्टेबल और प्यारी लग रही थी। बालों में हल्के कर्ल थे जो उसे और भी अच्छा लुक दे रहे थे। तारा मुस्कुराई। वो अंदर आई तो तरुण ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे दीवार से सटा दिया। तारा हंसते हुए बोली, अरे इतनी क्या जल्दी है? मुझे लगा आप अपना ऑफिस दिखाओगे। तरुण ने उसकी थोड़ी पकड़ते हुए घूर कर पूछा, कल क्या पहना था तुमने? तारा ने हैरान होकर कहा, क्या ये पूछने के लिए बुलाया था? गाउन पहना था, क्या अच्छा नहीं था? तरुण ने थोड़ा नाराज होकर कहा, किसके लिए पहना था? तुम्हारे शोल्डर दिख रहे थे। मुझे नहीं लगता तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं कहते? तारा ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, नहीं, मेरी मॉम ने ही दिलाया था और सब कह रहे थे कि मैं हॉट लग रही थी। ये सुनकर तरुण को और गुस्सा आ गया। उसे तारा का चेहरा हल्के गुस्से में पकड़ते हुए कहा, तुम मुझ पर लाइन मारती रहती हो, जबकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। मुझसे फ्लर्ट करती हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। तारा थोड़ी सीरियस होकर बोली, क्या आप नाराज हैं? मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि आपको पसंद नहीं था। आप बता देते तो मैं ध्यान रखती। तरुण थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने अपना माथा तारा के माथे से लगाते हुए कहा, मुझे नहीं पता मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया, पर कल से मैं पागल हो रहा हूँ। तारा मुस्कुरा दी और बोली, आप भी मानवी जैसे हो, अपनी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाते। सच में कमाल है। अगर आपको पसंद नहीं तो मुझे बता दो, मैं वैसे कपड़े नहीं पहनूंगी जो मेरे होने वाले हस्बैंड को पसंद ना हो। तरुण हैरान रह गया। ये लड़की खुलेआम फ्लर्ट करती थी, लेकिन उसकी बातें उससे अच्छी लग रही थी। दोनों एक दूसरे के काफी करीब खड़े थे। तरुण को आज कुछ अलग महसूस हो रहा था। वो थोड़ा झुका। पहले तो उससे तारा के माथे को चूमना था, लेकिन उसके होंठ देखकर वो बहक गया और हल्के से उसके होंठ छू लिए। ये सब बहुत जल्दी हुआ। तारा जो अब तक फ्लर्ट करने के मूड में थी, अचानक घबरा गई। उसने आंखें बंद कर ली और तरुण की शर्ट कसकर पकड़ ली। उसके लिए भी ये सिचुएशन थोड़ी अजीब हो गई थी। कुछ देर बाद तरुण पीछे हट गया। तारा शर्म से लाल हो गई थी। उसका चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था। तरुण ने हंसते हुए उसका चेहरा थामा और उसकी नाक से नाक सटाकर कहा, तो तुम्हें शर्माना भी आता है? वरना तो हमेशा मुझे परेशान करती, मुझ पर लाइन मारती। मुझे तो लगा था तुम एक नंबर की बेशर्म हो। फिर उसने तारा को गले लगा लिया। अब उसे महसूस हुआ कि तारा के लिए उसके दिल में खास जगह बन गई है। कल जो जलन महसूस हुई थी, उसे समझ आया कि तारा के साथ उसका कनेक्शन कुछ अलग ही है। दूसरी तरफ अभय अपने ऑफिस में बैठा फैमिली ग्रुप में तारा द्वारा डाली गई फोटो देख रहा था, जिसमें वो और मानवी डांस कर रहे थे। दोनों साथ में परफेक्ट लग रहे थे, जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो। अब अभय मानवी को लेकर पहले से ज्यादा सीरियस हो गया था, जबकि मानवी को इसकी भनक तक नहीं थी। उसे तो यही लगता था कि अभय सिर्फ एक बिजनेसमैन और टीचर है। माफिया वाला सच उससे छिपा हुआ था। अभय को भरोसा था कि उसका सच कभी सामने नहीं आएगा, क्योंकि वो ऐसा होने ही नहीं देगा। उसे शादी के लिए 1 महीना तय किया था, जो कल से शुरू हो गया था। दोनों का रोका हो चुका था। अब सगाई और शादी की तैयारी थी। उसके लिए वह अपने दादाजी से बात करने वाला था। इसी बीच माइकल ऑफिस में आया और एक फाइल टेबल पर रखते हुए बोला, थोड़ा अजीब है, पर डॉक्टर ने कहा कि कोई हलचल नहीं है, लेकिन मैंने कुछ महसूस किया था। अभय मुस्कुराया और बोला, डॉक्टर को हमारे डार्क रूम में भेजो ताकि वो सच बोले। माइकल ने फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, 3 दिन के लिए मलेशिया जाना होगा। ये मीटिंग बहुत जरूरी है। आप अभी जाना चाहेंगे या बाद में? अभय की आंखों में नाराजगी थी। उसे पता था 3 दिन सिर्फ कहने के लिए है, असल में तो 10-12 दिन लग जाएंगे। अब वो मानवी से इतने दिन दूर नहीं रहना चाहता था, लेकिन माफिया होने के नाते जाना जरूरी था। उसे फाइल पर साइन करते हुए कहा, रात की फ्लाइट से निकलेंगे। माइकल चला गया। अभय अपनी सीट पर टिक कर आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों के सामने धुंधली यादें तैरने लगी, खून, लाशें और पुराना दर्द। उसने आंखें खोलते हुए गुस्से में कहा, क्यों किया था तुमने ये सब? और बहुत मुश्किल से सब संभाल पा रहा हूँ। अगर तुम लौट भी आए तो मैं तुमसे नफरत के सिवा कुछ नहीं करूंगा। ये सच कभी बाहर नहीं आएगा कि तुम कौन हो। मुझे सिर्फ तुम्हें अपने हाथों से मारने की इच्छा है। तुम्हारे होश में आते ही वैसे ही मारूंगा जैसे 9 साल पहले तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। कौन है जिसे अभय मारना चाहता है? आखिर 9 साल पहले क्या हुआ था? रोमांस और सस्पेंस से भरी इस कहानी में खुलेंगे अतीत के गहरे राज। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहें हिज सीक्रेट ऑब्सेशन, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अभय ने कभी साफ साफ नहीं कहा था, लेकिन सब जानते थे कि वो मानवी को बहुत चाहता है। उसने कहा था, तुम मेरी और मानवी के बीच कभी नहीं आ सकती। वो लड़की मेरी जान है, मेरी क्वीन है, अभय रायजादा की क्वीन। उसकी तरफ कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। मानवी को पता भी नहीं था कि अभय मलेशिया जा रहा है। उसे शायद रात को ही पता चलता, जब वो उसके कमरे में चुपके से मिलने आता। उस वक्त शाम थी
मानवी अपनी दादी के साथ बैठकर कार्टून देख रही थी। अब उसने अपने सीरियल और मूवीज देखना बंद कर दिया था, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कार्टून देखकर भी खुश हो जाती थी। चंद्रिका जी परेशान थी। मानवी ने नहाया तक नहीं था, रात वाले नाइट सूट में ही घूम रही थी। अगर कोई नहाने को कहता तो वो रोने का नाटक करती और बच्चों जैसी शरारतें करती थी। चंद्रिका जी ने इंद्राणी जी से कहा, क्या आपको नहीं लगता मानवी को अब समझदारी सीखनी चाहिए? उसे दूसरे घर जाना है। इंद्राणी जी ने मुंह बनाकर जवाब दिया, तुम तो हिटलर हो, मेरी बेटी को टॉर्चर करती हो और मुझे भी। अब इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। ये सब सुनकर चंद्रिका जी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उन्हें लगा अब वो अपनी बेटी और सास का कुछ नहीं कर सकती। इधर तारा जब अपने घर लौटी तो बहुत खुश थी। उसकी चाची ने पूछा, क्या बात है तारा, आज बहुत मुस्कुरा रही हो? तारा ने कुछ नहीं बताया। फाल्गुनी जी को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि तारा पहली बार कुछ छुपा रही थी, लेकिन उन्हें तारा पर भरोसा था। वो समझदार बच्ची थी। अब तारा और तरुण ने अपने रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था। आगे क्या होगा, कैसा होगा, किसी को नहीं पता था। कितने बड़े तमाशे होंगे, ये भी किसी को नहीं पता था। रात का वक्त था। डिनर के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए थे। मानवी तो सबसे पहले भाग आई थी, क्योंकि उसे अभय का मैसेज आया था कि वो मिलने आएगा और उसे कुछ जरूरी बात करनी है। किसी ने उसे रोका नहीं। सबको लगा शायद वो फोन पर बात करेगी। तरुण ने बस हल्का सा मुंह बनाया और वो भी अपने कमरे में चला गया, क्योंकि उसे तारा से बात करनी थी। मानवी अपने कमरे में आई तो सबसे पहले शावर लेने चली गई। उसने सोचा, अगर अभय को पता चल गया कि मैं सुबह से नहाई नहीं हूँ तो वो जरूर मजाक उड़ाएगा। नहाने के बाद उसने अपना नाइट सूट पहना और जल्दी से फोन देखा। कोई नया मैसेज या कॉल नहीं था, बस वही पुराना मैसेज था कि अभय मिलने आएगा। वो बार बार खुद को आईने में देख रही थी, कभी मुस्कुरा रही थी, कभी बाल ठीक कर रही थी। फिर वो बेड पर उल्टी लेट गई और फोन पर गेम खेलने लगी, लेकिन उसका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा था। कहीं न कहीं अब अभय उसकी जिंदगी में बहुत खास हो गया था, लेकिन मानवी खुद भी ये ठीक से समझ नहीं पा रही थी। काफी देर हो गई, लेकिन अभय नहीं आया। मानवी को बेचैनी होने लगी। अभय जो बालकनी से उसके कमरे में आ गया था, चुपचाप उसे देख रहा था। वो सोच रहा था, ये लड़की दिन ब दिन मुझे और दीवाना बना रही है। उसे याद आया कि वो मलेशिया जा रहा है और वहाँ का काम जल्दी खत्म नहीं होगा, शायद 3 दिन से ज्यादा ही लग जाएंगे। तभी मानवी को अचानक महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसे गर्दन घुमाई तो सामने अभय था। वो एकदम से उठी और भागकर उसके गले लग गई। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से उसे कसकर पकड़ लिया। अभय ने भी उसे बाहों में भर लिया और गोद में उठा लिया। दोनों बेड पर बैठ गई। मानवी उसकी गोद में थी। अभय ने प्यार से कहा, चलो थोड़ा वक्त साथ बिताते हैं। मानवी ने अपना चेहरा उसके गले में छिपा लिया। उसे कल की बातें याद आ गई और वो शर्माने लगी। अभय को उसकी ये मासूमियत बहुत पसंद आ रही थी। उसने उसके बालों को धीरे से हटाकर उसका चेहरा ऊपर किया और मुस्कुराते हुए कहा, अब तो तुम्हें बहुत कुछ पता चल चुका है। मानवी ने अपनी पलकों को झपकाते हुए अभय को देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। उसे शर्म और प्यार दोनों महसूस हो रहे थे। अभय ने उसे प्यार से किस किया और उसकी कमर को हल्के से दबाया। दोनों की तड़प अब बढ़ती जा रही थी। अभय जानता था कि ये फीलिंग्स वक्त के साथ और गहरी होंगी, लेकिन अभी उन्हें थोड़ा और इंतजार करना था। आज पहली बार मानवी ने उसकी किस में उसका साथ देने की कोशिश की थी। ये देखकर अभय बहुत खुश था। उसके ठंडे हाथ मानवी के कपड़ों के अंदर जा रहे थे, जिससे मानवी थोड़ी डर गई थी। मानवी ने ओवरसाइज शर्ट पहनी हुई थी, जिसका गला थोड़ा बड़ा था। अभय ने धीरे धीरे उसकी शर्ट उतारनी शुरू की और अपने होंठ उसकी गर्दन की तरफ ले गया। मानवी घबरा गई। हालांकि वो पहले भी अभय के सामने बिना शर्ट के आ चुकी है, वो भी कॉलेज के दिनों में। उसके ब्लैक इनरवेयर में उसकी स्किन और भी खूबसूरत लग रही थी। इससे पहले कि अभय आगे बढ़ता, उसका फोन बजने लगा। दोनों अचानक होश में आ गए। अभय ने अपनी आंखें बंद कर ली और मानवी को फिर से बाहों में भर लिया। अभी तक अभय ने उसे नहीं बताया था कि वो मलेशिया जा रहा है और उसे नहीं पता था कि मानवी का रिएक्शन कैसा होगा। जब दोनों शांत हुए तो अभय ने मानवी को बेड पर बिठाया और उसकी शर्ट वापस पहनाते हुए उसे देखा। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके कंधे पर अभय के दिए हुए निशान साफ दिख रहे थे। अभय ने उसके बाल ठीक किए, उसके माथे को किस किया और उसकी आंखों में देखकर कहा, कॉलेज में कोई गड़बड़ मत करना, आराम से जाना और घर आना, कहीं इधर उधर मत घूमना। मानवी ने हैरानी से पूछा, क्यों, आप कहीं जा रहे हो? अभय थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, मैं कुछ दिन के लिए बिजनेस के सिलसिले में जा रहा हूँ। कितने दिन लगेंगे मुझे नहीं पता। ये सुनकर मानवी हैरान रह गई। उसकी आंखों में डर और घबराहट आ गई। उसने जल्दी से अभय को फिर से गले लगा लिया और कहा, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी आंखें भीगने लगी। अभय हैरान था कि अब मानवी के दिल में उसके लिए सच में फीलिंग्स आ गई है। मानवी खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। इससे पहले कि अभय कुछ बोले, मानवी ने फिर कहा, मुझे आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। अभय ने उसे कसकर बाहों में भर लिया और अपनी गोद में बिठा लिया। मानवी छोटे बच्चे की तरह सिसक रही थी। अभय का दिल दुख रहा था, लेकिन वो मजबूर था। उसे जाना ही था उस दुनिया में जहाँ वो राज करता था। लेकिन मानवी को उस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। वहाँ बहुत से लोग थे जो अभय के दुश्मन थे और उसकी हार का इंतजार कर रहे थे। इसी वजह से अभय कभी नहीं चाहता था कि उसकी और मानवी की शादी की बात दुनिया को पता चले, क्योंकि जिस दिन उसकी कमजोरी सबको पता चल जाएगी, लोग उसे हराने की कोशिश में लग जाएंगे। अभय के दिल को पहली बार सुकून मिला था। अब तक उसकी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं था जो उसे रोकता, कहता कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। वो महीनों बाहर रहता था, लेकिन कभी किसी ने उसे नहीं रोका था। अभय ने मानवी को अच्छे से पकड़ा हुआ था। उसके आंसू देखकर उसका दिल दुख रहा था। उसने अंगूठे से उसके आंसू साफ किए और कहा, बच्ची, मैं सिर्फ कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, मेरा जाना जरूरी है। मानवी ने अपने आंसू उसकी शर्ट से साफ करते हुए कहा,
मेरा दिल नहीं लगेगा आपके बिना। मुझे आपकी आदत है, मैंने टीवी में देखा है, जब ऐसे लड़के चले जाते हैं तो वो वापस नहीं आते। अभय मुस्कुराया और उसकी नाक खींचते हुए बोला, तुम्हारा टीवी सच में बंद कराना पड़ेगा। मानवी बहुत इमोशनल हो गई थी। अभय ने उसे शांत करते हुए कहा, बस कुछ दिन में वापस आ जाऊंगा बच्चा, प्लीज इस तरह रोकर मुझे मत भेजो। मानवी ने उसे कसकर पकड़ लिया और रोते हुए कहा, वापस आ जाओगे ना? मेरा दिल नहीं लगेगा आपके बिना। प्रॉमिस करो, मुझे रोज फोन करोगे, वीडियो कॉल करोगे। अभय ने प्रॉमिस नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि वहां जाकर वो मानवी को फोन भी नहीं कर पाएगा। वीडियो कॉल तो बहुत दूर की बात थी। वो एक ऐसी डार्क दुनिया में जा रहा था जहाँ का वो राजा था, लेकिन पहली बार अपनी प्रिंसेस के लिए डर रहा था। अभय ने मानवी के चेहरे को बार बार किस किया। उसे लग रहा था जैसे वो उसे पाना चाहता है। उसकी तड़प उसे बेचैन कर रही थी, उसका जुनून उसे परेशान कर रहा था और उसकी मजबूरियां उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। अभय मानवी को लेकर बेड पर लेट गया। मानवी खुद को उसके सीने में छिपाकर लेट गई और अपनी उंगलियां उसके सीने पर चलाने लगी। उसने अपनी भीगी आंखों से उसे देखते हुए कहा, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन आपकी बाहों में बहुत अच्छा लगता है। अभय ने उसे अपने ऊपर लेटा लिया और उसकी कमर को सहलाते हुए कहा, सो जाओ, तुम्हें रोता हुआ देखकर मैं जा नहीं पाऊंगा। मानवी ने उसके गालों को किस करते हुए कहा, मेरे लिए कुछ लेकर आना वहां से, खूब सारी चॉकलेट और कपड़े। अभय उसकी हर बात ध्यान से सुन रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा अपने डैडी से चीजें मांग रहा हो। उसने मानवी को नहीं रोका, उसकी हर बात को ध्यान से सुना। अगली सुबह करीब 8 बजे मानवी की आंख खुली थी। उसने अपने हाथ फैलाकर आसपास देखा। कमरा खाली था। उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे उदासी में बदल गई। बेड पर कोई नहीं था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। उसे अकेलापन महसूस हुआ। मानवी ने उस कोने की तरफ देखा जहाँ रात को अभय था। वो उसकी बाहों में ही सो गई थी। शायद अभय उसे सोता छोड़कर चला गया था, क्योंकि अगर वो जाग रही होती तो अभय कभी यूं चुपचाप नहीं जाता। वो बाथरूम में चली गई और आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अजीब सा क्यों लग रहा है। क्या अभय उसकी जिंदगी में इतना जरूरी हो गया था? उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक ही दिन में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई हो। क्या है अभय का मलेशिया से जुड़ा सीक्रेट? क्या होगा जब मानवी को पता चलेगा अभय का माफिया होने का सच? रोमांस और सस्पेंस से भरी इस कहानी में खुलेंगे अतीत के गहरे राज। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहें हिज सीक्रेट ऑब्सेशन, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। एपिसोड 53, बेवकूफ भाभी। सुबह जब मानवी सोकर उठी तो अभय वहां से गायब था। उसे अकेलापन महसूस होने लगा था। अभय से मिलने से पहले मानवी ने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। पहले उसकी शरारतें और पेंटिंग ही उसकी पूरी दुनिया थी, लेकिन अभय के आने के बाद उसने एक भी पेंटिंग नहीं बनाई थी। वो उदासी से आईने में खुद को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या महसूस करना चाहिए। फ्रेश होने के बाद वो बाहर आई। उसकी नजर कमरे की साइड में लगी एक फोटो पर गई। उस फोटो को देखकर वो मुस्कुरा उठी। ये उसकी और अभय की फोटो थी जो रोके वाले दिन ली गई थी। दोनों फोटो में बहुत प्यारे लग रहे थे। तारा ने ये फोटो ली थी और उसने ही उसे फ्रेम करवाकर मानवी को गिफ्ट दी थी। मानवी को याद था जब उसने ये गिफ्ट खोला था तो कितनी खुश हुई थी और तुरंत अपने रूम में ले आई थी। वो मुस्कुराते हुए फोटो के पास जाकर बैठ गई। उसे फोटो को हाथों से छुआ। उसकी उदासी जैसे गायब हो गई थी। वो फोटो को हाथ में लेकर उससे बातें करने लगी। दूसरी तरफ मलेशिया में एयरपोर्ट से अभय की गाड़ी बाहर निकल रही थी। गाड़ियों का काफिला था। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी। कोई नहीं जानता था कि महंगी कार में कौन बैठा है। अभय अब बिल्कुल बदल गया था। वो किसी बिजनेसमैन की बजाय माफिया जैसा लग रहा था। उसके कानों में डायमंड के इयररिंग्स थे, बाल बिखरे हुए, आंखों का रंग बदला हुआ, चेहरे पर मास्क और पूरे ब्लैक कपड़े, जिससे वो और भी डरावना लग रहा था। अगर मानवी उसे इस रूप में देख लेती तो शायद उसके पास भी नहीं आती। अभय अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थी। माइकल आगे बैठा घबराते हुए बोला, बॉस पहले कहाँ जाना है? अभय ने बिना देखे कहा, मेन हॉल ले लो। मेन हॉल का नाम सुनते ही माइकल घबरा गया। ये वो जगह थी जहाँ दुनिया के बड़े माफिया अपनी ताकत दिखाने आते थे। वहाँ बहुत कुछ होता था और जो आगे बढ़ता था वही राज करता था। अभय उस हॉल का किंग था, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने बहुत कुछ सहा था। वहाँ ऐसी लड़ाइयाँ होती थी जहाँ जब तक कोई मर न जाए दूसरा छोड़ता नहीं था। अभय ने ऐसी कई लड़ाइयाँ जीती थी। उसे इस मुकाम तक पहुँचने में 9 साल लगे थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो कितना खतरनाक है। दुनिया के सामने अभय का रूप साधारण बिजनेसमैन का था, लेकिन असल में वो बहुत खतरनाक था। सबसे खास बात, कभी किसी ने किंग का असली चेहरा नहीं देखा था। यहाँ तक कि उसकी आंखों का रंग भी नहीं पता था, क्योंकि वो हमेशा लेंस पहनकर आता था। माइकल जानता था कि वहाँ बहुत से दुश्मन मिलेंगे। सब अभय को हराना चाहते थे। इस बार अभय को जीतना ही था, वरना हार का मतलब मौत था। जितनी ऊंचाई पर कोई पहुंचता है, दुश्मनों की गिनती उतनी ही बढ़ जाती है। किंग का भी यही हाल था। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसके कितने दुश्मन हैं। वहीं इंडिया में तारा अपने रूम में तरुण से बातें कर रही थी। दोनों की बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। तरुण जिद कर रहा था कि वो कॉलेज के लिए उसे लेने आएगा, लेकिन तारा मना कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी को शक हो। तरुण नाराज हो रहा था। उसने कहा, मैं मानवी को लेकर वैसे भी छोड़ने जा रहा हूँ, तो तुम्हें भी पिक कर लूंगा। तरुण की जिद के आगे तारा को मानना ही पड़ा। वो अलमारी में कुछ अच्छा ढूंढने लगी पहनने के लिए। उसके पास एक भी इंडियन वेयर नहीं था, क्योंकि वो पहनती ही नहीं थी। उसे अलमारी में कुछ ढूंढते देखकर उसकी चाची देविका हंसते हुए बोली, तुम क्या ढूंढ रही हो? मैं कब से देख रही हूँ। तारा ने मुंह बनाकर कहा,
कमाल है, मेरे पास एक भी इंडियन वेयर नहीं है पहनने के लिए। मुझे कॉलेज पहनकर जाना है, जैसे मानवी आई थी कल। देविका जी हंसते हुए बोली मैं तो हैरान हूँ, तुम्हें सच में इंडियन वेयर पहनना है? अच्छा ठीक है, मैं मार्केट जाऊंगी तो तुम्हारे लिए ले आऊंगी, अभी तो कुछ यही पहन लो। तारा ने मन में सोचा, क्या कमाल की बात है, ये सब पहले क्यों नहीं सोचा कि तरुण को क्या पसंद है। मानवी का ध्यान अपने फोन पर था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभय के मैसेज या कॉल का इंतजार कर रही थी। उसने गुड मॉर्निंग भेजा था और लिखा था पहुंचे क्या, लेकिन वो सिंगल टिक था, जैसे अभय का नंबर बंद हो। ये देखकर मानवी का मूड और खराब हो गया। खाने की टेबल पर वो इतनी उदास थी कि सब हैरान थे कि उससे क्या हुआ है। तरुण उसे चिढ़ाते हुए बोला, वापस आ जाओ, अभी तुम यहीं रहती हो अपने ख्यालों से। मानवी ने मुंह बनाकर अपने भाई की तरफ देखा और बोली, मैं चिराग भाई को बता दूंगी कि सब मुझे तंग कर रहे हैं। वो बोल ही रही थी कि गेट से चिराग की आवाज आई। क्या बात है? चिराग की आवाज सुनते ही मानवी दौड़कर उसके गले लग गई और रोते हुए बोली कि वो उसे बहुत मिस कर रही थी। चिराग अपनी बहन के साथ वक्त बिताना चाहता था। उसने भी मानवी को गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे। उनकी जान एक दूसरे में ही बसती थी। तीनों को इस तरह प्यार से मिलते देखकर चंद्रिका जी और तुषार जी इमोशनल हो गए। उन्हें पता था कि जिस दिन मानवी को सच पता चलेगा, बहुत बड़ा तूफान आएगा। वो एक्सेप्ट करेगी या नहीं, ये कोई नहीं जानता था। उन्हें डर था कि कहीं ये मासूम लड़की उनसे नफरत न करने लगे। इंद्राणी जी मुस्कुराकर बोली, अच्छा अब अंदर आ जाओ, इतना प्यार करने की जरूरत नहीं है, अभी वो कहीं नहीं जा रही, यहीं रहेगी कुछ देर। उनकी बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए। नाश्ते के बाद तरुण मानवी को छोड़ने निकल गया। तरुण को इतना एक्साइटेड देखकर चिराग हैरान था। उसे लग रहा था उसके भाई के दिमाग में कुछ चल रहा है। वो कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा था और फोन देखकर बार बार मुस्कुरा रहा था। चिराग ने सोचा वो बाद में पूछेगा। मानवी और तरुण के जाते ही चिराग थोड़ा गुस्से में अपने माता पिता की तरफ देखने लगा। तरुण ने उसे सब कुछ बता दिया था कि मानवी उनकी सगी बहन नहीं है और भी बहुत कुछ। चिराग को नाराज देखकर चंद्रिका जी इमोशनल होकर बोली, अब तुम भी सुना लो, तुम्हें भी लगता है हमने गलत किया? चिराग अपनी माँ के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मैंने कब कहा आपने गलत किया, लेकिन कम से कम मुझे और भाई को पता होना चाहिए था। हम मानवी को और भी ज्यादा प्यार दे सकते थे। मॉम, मिर्ची बहुत मासूम है, आपने उसे इतना मासूम बना दिया है कि मुझे डर लग रहा है। अभय जैसा इंसान उसके साथ कैसे पेश आएगा? इंद्राणी जी बोली, बहुत अच्छे से पेश आएगा। तुम्हारी मिर्ची उस लड़के की जान में बसती है, उसकी सांस रुक जाएगी अगर तुम्हारी मिर्ची को कुछ हुआ तो। उधर अभय ऐसी दुनिया में पहुंच चुका था जहाँ से लौटना आसान नहीं था। वहाँ हर दिन मौत का खतरा था। अब क्या होगा, कौन सा दुश्मन मानवी के आस पास रहेगा, ये कोई नहीं जानता था। वहीं मानवी तरुण के साथ कॉलेज के लिए निकल गई थी। कार में रोमांटिक सा सॉन्ग बज रहा था। दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। तरुण तारा को याद कर रहा था, मानवी अभय को। मानवी सोच रही थी ये कितना खड़ूस है, जब आएगा तो बात नहीं करूंगी। इसी सोच में रायजादा हाउस आ गया। दोनों अंदर नहीं गए। तारा को बाहर मैसेज करके बुला लिया। तारा आई तो तरुण हैरान रह गया। वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने ब्लू कलर की लॉन्ग फ्रॉक वाली कुर्ती और व्हाइट चूड़ीदार पहना था। आज उसने पहली बार इंडियन वेयर पहना था। कानों में बड़े झुमके थे और बाल खुले थे। मानवी भी देखकर हैरान रह गई। बोली, क्या कमाल लग रही हो। तरुण उसे घूर कर देख रहा था, जैसे कहना चाहता हो, मेरी बंदी पर सीटी क्यों मार रही हो। तारा चुपचाप पीछे जाकर बैठ गई। उसे थोड़ी शर्म आ रही थी। उसके पास कोई इंडियन वेयर नहीं था, इसलिए उसकी चाची देविका जी ने सुबह सुबह उसके लिए कपड़े ला कर दिए थे। तारा बहुत प्यारी लग रही थी। तरुण शीशे से उसे देख रहा था। दोनों अभी मानवी को ये बात बताने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि मानवी के पेट में कुछ भी नहीं दिखता था और उसकी मासूमियत दोनों जानते थे। मानवी अपने फोन में मस्त थी। उसे पता ही नहीं चला कि दोनों इशारों में बातें कर रहे थे। करीब 20 मिनट बाद जब वे कॉलेज पहुंचे, मानवी कार से उतरकर अपने भाई को बाय करके बाहर खड़ी हो गई। तारा बाहर नहीं आई थी। तरुण इशारों से पूछ रहा था कि आज वो ये क्यों पहन कर आई है। इससे पहले कि तारा कुछ कहती, मानवी बोली, क्या तुम्हें कार में ही रहना है, कॉलेज नहीं जाना या सो गई हो। तारा ने मुंह बनाया और मन में सोचा, मेरी भाभी कितनी बड़ी बेवकूफ है। उसने तरुण को बाय किया और बाहर आ गई। मानवी ने हैरान होकर पूछा, तुमने भाई को बाय क्यों किया? और सबसे बड़ी बात, वो मुस्कुरा रहे हैं, पहले तो तुम्हें देखकर चिढ़ते थे। तारा कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। मानवी ने ज्यादा सोचा भी नहीं। उसका दिमाग उस एंगल में जाता ही नहीं था। दोनों कॉलेज के अंदर जा रही थी, तभी वहाँ एक स्पोर्ट्स कार आकर रुकी। कार इतनी शानदार थी कि सब बच्चे उसी की तरफ देखने लगे। वैसे तो यहाँ अमीर घर के बच्चे पढ़ते थे, लेकिन ये कार कुछ ज्यादा ही स्पेशल थी। ये अद्विक की कार थी। क्या अद्विक मानवी को अपने जाल में फंसाने वाला है? क्या होगा जब अभय को ये बात पता चलेगी? क्या तारा और तरुण के बीच का प्यार परवान चढ़ेगा? रोमांस और सस्पेंस से भरी इस कहानी में खुलेंगे अतीत के गहरे राज। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहें हिज सीक्रेट ऑब्सेशन, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। मानवी और तारा कॉलेज के अंदर जा रहे थे, तभी वहाँ एक शानदार स्पोर्ट्स कार आकर रुकी। कार इतनी आकर्षक थी कि सबकी नजरें उसी पर टिक गई। वैसे तो यहाँ कई अमीर घरों के बच्चे पढ़ते थे, लेकिन ये कार सबसे अलग थी। ये अद्विक की कार थी। कार से पहले अद्विक उतरा, फिर उसके ग्रुप के 2 लोग, एक लड़की और एक लड़का भी उतर गए। लड़की मुस्कुराते हुए मानवी को देखकर बोली, हाय। तारा और मानवी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। उसका नाम कियारा था और वो अद्विक के ग्रुप की मेंबर थी। तीनों साथ में अंदर जा रहे थे। अद्विक की नजर जब मानवी पर पड़ी तो वो उसे चमकती आंखों से देखने लगा। उसे मानवी बहुत खूबसूरत लगी। शायद खुद मानवी को भी इसका अंदाजा नहीं था। अद्विक ने मानवी के बारे में पहले ही काफी कुछ जान लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसमें इंटरेस्टेड था।
वो कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहा था। उसके माता पिता नहीं थे, उसे किसी ने गोद लिया था। अद्विक अलग किस्म का इंसान था, कम ही लोगों से घुलता था। म्यूजिक उसके लिए बहुत जरूरी था। वो मानवी को बस देखे जा रहा था। मानवी ने सिंपल सी ब्लू जीन्स और व्हाइट टॉप पहना था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। अद्विक उसके पास गया, हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, कैसी हो? मानवी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे अद्विक से कैसी फीलिंग आ रही है, नेगेटिव या पॉजिटिव। वो तय नहीं कर पा रही थी। फिर भी उसने हाथ मिला लिया क्योंकि सबकी नजरें उन पर थी। एक लड़की ने उनकी फोटो खींचकर कॉलेज ग्रुप में डाल दी। अब ग्रुप में चर्चा होने लगी, क्या अद्विक मानवी में इंटरेस्टेड है? अगर हाँ, तो वे बेस्ट कपल होंगे। इस ग्रुप में न मानवी थी न तारा, क्योंकि वे सीनियर नहीं थी। सभी एक ही क्लास में थे, इसलिए जाकर चुपचाप बैठ गए। कुछ बच्चे उनसे जल रहे थे कि सब इतने अमीर क्यों हैं। तारा, मानवी और अकीरा साथ बैठे थे। अद्विक, कियारा और उनका एक दोस्त पीछे बैठे थे। क्लासेस चलती रही, लेकिन अद्विक का ध्यान मानवी पर ही था। इतनी मासूम लड़की उसने कभी नहीं देखी थी। कभी मानवी अपना पेन होठों के बीच रख लेती, कभी बालों में उलझा लेती, कभी बैग से लेस या चॉकलेट निकालकर खाने लगती। एक बार उसके होठों पर चॉकलेट लगी रह गई, जिसे देखकर अद्विक को अजीब सा महसूस हुआ। वो सोच रहा था कि काश वो अपने अंगूठे से उसके होठों को साफ कर पाता। तभी तारा ने अपने टिश्यू से मानवी के लिप्स साफ करते हुए कहा, बड़ी हो जाओ, कब बड़ी होने वाली हो? कैसी हरकतें करती हो? तारा अब मानवी की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। दोनों एक दूसरे से सब बातें शेयर करती थी। अकीरा को भी सब पता था, इसलिए वो चुप रही। कियारा उनकी दोस्ती देखकर मुस्कुरा रही थी। दिन जल्दी बीत गया। आज अभय ने कोई लेक्चर नहीं लिया, क्योंकि वो यहाँ था ही नहीं। तारा को बस इतना पता था कि अभय बिजनेस के लिए मलेशिया गया है। वैसे भी वो पहले भी महीनों तक बाहर रहता था। तारा को इसकी आदत थी, लेकिन मानवी का उदास चेहरा बता रहा था कि वो उसे मिस कर रही थी। तारा हंसते हुए बोली, कुछ दिन की बात है, फिर तो तुम पूरी जिंदगी भाई की बाहों में ही रहोगी। मानवी शर्माते हुए बोली, तुम कितनी बेशर्म हो, जानती हो ना मुझे शर्म आती है, फिर भी ऐसी बातें करती हो। ऊपर से तुम्हारा भाई मेरा कोई फोन भी नहीं उठा रहा, मुझे कोई मैसेज भी नहीं किया, खड़ूस कहीं का। हाँ। तारा हंसते हुए बोली, जहाँ है वहाँ बहुत बिजी होगा, फ्री होकर तुम्हें कॉल कर लेगा। इतना मत सोचो, तुम्हारे लिए पागल है, ऐसा कहो तुम्हारा दीवाना है। कॉलेज खत्म होने के बाद तारा अपने ड्राइवर के साथ घर चली गई। मानवी को लेने उसका ड्राइवर आने वाला था, लेकिन अभी तक नहीं आया था। मानवी ड्राइवर को कॉल करने ही वाली थी कि तभी अद्विक की कार वहाँ आकर रुकी। मानवी ने घबराकर कदम पीछे ले लिए। अब कार में वो दो लोग नहीं थे जो सुबह थे, शायद वे पहले ही जा चुके थे। अद्विक मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, कहाँ जाना है? मानवी थोड़ी घबराई हुई बोली, नहीं मैं चली जाऊंगी, मेरा ड्राइवर आने वाला है। तभी उसके फोन पर ड्राइवर का कॉल आया कि गाड़ी खराब हो गई है। उसे चिराग को कॉल कर दिया है, वो मानवी को लेने आएगा। चिराग को आने में 40 मिनट लगने वाले थे, क्योंकि ट्रैफिक था और घर भी दूर था। मानवी परेशान हो रही थी। उसे लग रहा था कि तारा के साथ ही चली जानी चाहिए थी। तारा ने कहा भी था, लेकिन उसने मना कर दिया था। उसकी शक्ल रोनी जैसी हो गई थी। अद्विक कार से बाहर आया और प्यार से पूछा, क्या हुआ? मानवी मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, मुझे यहीं रुकना होगा, मेरे भाई लेने आएंगे। ड्राइवर ने कहा गाड़ी खराब हो गई है। उसकी मासूमियत देखकर अद्विक मुस्कुरा दिया। अद्विक ने प्यार से कहा, ऐसा करो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, अपने भाई को बोल दो कि वो मत आए। मानवी को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सब लोग जा चुके थे और उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी। उसने अपने भाई चिराग को फोन किया, जो अभी घर से निकलने ही वाला था। मानवी ने उसे रोकते हुए कहा कि वो अपने क्लास के एक लड़के के साथ घर आ जाएगी। चिराग ने नाराजगी से कहा, ऐसे किसी के साथ मत आना, मैं आ रहा हूँ। तभी अद्विक ने मानवी के हाथ से फोन ले लिया और बोला, मैं अद्विक हूँ। फिर अपनी बैंक का नाम बताया। एक पल के लिए चिराग हैरान रह गया, क्योंकि वो म्यूजिक की दुनिया में अद्विक को जानता था, इसीलिए उसने मानवी को उसके साथ आने की परमिशन दी थी। मानवी ने जब अपने भाई की परमिशन ले ली तो वो चुपचाप जाकर कार में बैठ गई। अद्विक ने गाड़ी तेज चलाई, जिससे मानवी थोड़ी डर गई। ये देखकर अद्विक ने गाड़ी स्लो कर दी और म्यूजिक चला दिया। म्यूजिक में इंग्लिश सॉन्ग थे जो मानवी को समझ नहीं आते थे। वो खिड़की से बाहर देख रही थी और अद्विक बीच बीच में उसे छुप कर देख रहा था। पूरे 40 मिनट के रास्ते में दोनों ने कोई बात नहीं की, बस म्यूजिक चलता रहा। मानवी का ध्यान बाहर था, क्योंकि वो अद्विक के साथ कंफर्टेबल नहीं थी। जब मानवी का घर आया तो अद्विक ने उतरकर उसकी तरफ की विंडो खोली। मानवी ने मुस्कुराकर थैंक यू कहा, लेकिन उसे अंदर आने के लिए नहीं कहा। अद्विक को ये थोड़ा अजीब लगा। तभी चिराग वहाँ आ गया, जो ऊपर से देख रहा था। उसे अद्विक से हाथ मिलाया और उसे अंदर बुलाया। फिर मानवी की तरफ देखकर बोला, ऐसे कभी किसी को बाहर से नहीं भेजते। चिराग अद्विक को जानता था, क्योंकि दोनों पहले भी म्यूजिक के सिलसिले में मिल चुके थे। मानवी चुपचाप अपने भाई से डांट खाने के बाद अंदर चली गई। अद्विक के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो मानवी के लिए कुछ महसूस करने लगा था। उसके मन में मानवी के लिए फीलिंग्स थी। दूसरी तरफ मलेशिया में शहर से दूर एक बड़ी सी बिल्डिंग थी, जिसे मैन होल कहा जाता था। यहाँ माफिया का हब था। आज वहाँ का किंग 1 साल बाद लौट कर आया था, अपनी पावर दिखाने के लिए। दुनिया भर के माफिया और गैंग मेंबर्स वहाँ मौजूद थे। सब उसे किंग कहते थे। उसका चेहरा हमेशा मास्क से ढका रहता था, इसलिए किसी ने उसे देखा नहीं था। यहाँ जितने भी लोग आते थे, उनके चेहरे पर मास्क होते थे। उनमें से एक था जो कभी नहीं डरता था। यहाँ 2 लोग ऐसे थे जो किंग के बराबर थे, लेकिन कुछ पॉइंट्स से पीछे रह जाते थे। एक था ड्रैगन फोर्स गैंग का पुराना किंग, जो अब सामने नहीं आता था। 19 साल पहले वो गायब हो गया था, लेकिन 10 साल तक उसने राज किया। जब 9 साल पहले अभय ने माफिया किंग की चेयर हासिल की, तब से ड्रैगन फोर्स का किंग कभी दिखा नहीं, लेकिन वो अपने काम करता रहता था। दूसरा था ईगल गैंग का किंग, जो अभय का सबसे बड़ा दुश्मन था। पिछले 5 सालों से वे उसे हराने की कोशिश करता आ रहा था। उसका चेहरा भी किसी ने नहीं देखा था, लेकिन वो बहुत खतरनाक था।
इन दोनों की लड़ाई हमेशा जबरदस्त होती थी। जब तक दूसरा हार कर बेहोश न हो जाए कोई रुकता नहीं था। रूल था कि हारने वाले को मार दिया जाता, लेकिन किंग ने हमेशा उसे छोड़ दिया ताकि वो और नीचे गिरता जाए। ईगल गैंग का किंग हर साल नफरत लेकर वहां पहुंच जाता था। उसके कई मेंबर्स अभय से डरते थे, इसलिए वो उन्हें मार देता था। वेदांत ईगल गैंग का किंग आधा कोरियन और आधा इंडियन था। उसके पिता इंडियन थे और माफिया थे, जबकि उसकी माँ कोरियन थी। यहाँ हर किंग को उसके गैंग के नाम से ही जाना जाता था। असली नाम किसी को पता नहीं थे। मैन होल में सबसे पहले माइकल आया। वो ब्लैक मास्क और ब्लैक कपड़ों में था। उसकी मौजूदगी अलग ही लग रही थी। मेन हॉल में सबसे पहले माइकल आया। हॉल में 100 से ज्यादा लोग बैठे थे। उनकी सिक्योरिटी उनके पीछे खड़ी थी। जैसे ही किंग आया सब एकदम खड़े हो गए। किंग ने बड़ी सी चेयर पर बैठते ही पूरे हॉल में डर का माहौल बना दिया। उसकी आंखें बहुत डरावनी लग रही थी। उसने गुस्से से सबको देखा और भारी आवाज में बोला, मीटिंग शुरू करो। फिर एक एक करके सबने अपना परिचय देना शुरू किया। नए लोग डर रहे थे, वहीं पुराने जानते थे कि यहाँ मौत का तांडव हो सकता है। तभी ईगल ग्रुप का एक मेंबर खड़ा हुआ और अपने बॉस के बारे में बताने लगा। उसकी बात सुनकर अभय, जो किंग की कुर्सी पर बैठा था, मुस्कुरा उठा। वो 2 बार ईगल ग्रुप के मेंबर को हरा चुका था। हालांकि उसे भी कई बार बुरी तरह चोट लगी थी। एक बार तो इतनी कि उठने में भी वक्त लग गया था। अभय जानता था कि ईगल ग्रुप का मेंबर ताकतवर है, लेकिन उसे भरोसा था कि वो फिर से जीत जाएगा। आज भी उसे फाइट करनी थी और अपनी जीत को पक्का करना था, लेकिन उससे पहले वो सबको इतना डरा देना चाहता था कि कोई उसके सामने आने की हिम्मत न करे। हॉल में 2 कुर्सियां खाली थी। ड्रैगन ग्रुप का लीडर आज भी नहीं आया था। उसकी जगह एक मेंबर आया। अभय ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, जैसे कहना चाहता हो कि ये गलत है और इसकी सजा जरूर मिलेगी। उस मेंबर ने व्हाइट पेपर अभय के सामने रखा, सिर झुकाया और चला गया। पेपर में एक छोटा सा खत था। अभय ने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, तुम जो करना चाहते हो वो कर नहीं पाओगे। मैं तुम्हारी कमजोरी तक जल्दी पहुंच जाऊंगा। कौन है ये ड्रैगन ग्रुप का लीडर? क्या करने वाला है ये अभय के साथ? क्या अद्विक मानवी को अपने जाल में फंसा लेगा? रोमांस और सस्पेंस से भरी इस कहानी में खुलेंगे अतीत के गहरे राज। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहें हिज सीक्रेट ऑब्सेशन, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। हॉल में 2 कुर्सियां खाली थी। ड्रैगन ग्रुप का लीडर आज भी नहीं आया था। उसकी जगह एक मेंबर आया था। अभय ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, जैसे कहना चाहता हो कि ये गलत है और इसकी सजा जरूर मिलेगी। उस मेंबर ने व्हाइट पेपर अभय के सामने रखा, सिर झुकाया और चला गया। पेपर में एक छोटा सा खत था। अभय ने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, तुम जो करना चाहते हो वो कर नहीं पाओगे। मैं तुम्हारी कमजोरी तक जल्दी पहुंच जाऊंगा। अभय ने खत को ऐसे देखा जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा हो। ऐसा लग रहा था कि वो इस मेंबर के बारे में सब कुछ जानता था और अब उसकी कमजोरी उसके हाथ में थी। दूसरी कुर्सी के पीछे जो मेंबर खड़ा था वो ईगल गैंग से था। तभी वहां एक आदमी आया। उसने नफरत भरी नजर से किंग की चेयर की तरफ देखा। वो ऐसे तैयार होकर आया था जैसे लड़ाई के मूड में हो। वो अपनी चेयर पर बैठ गया और अभय की तरफ गुस्से से देखने लगा। वहां जितने भी माफिया आए थे वे सब किंग और ईगल गैंग के किंग से डरते थे, क्योंकि दोनों ही बहुत पावरफुल और सनकी थे। किसी को मारने के लिए इन्हें किसी वजह की जरूरत नहीं थी। माइकल ने झुककर अभय के कान में कुछ कहा। अभय मुस्कुरा दिया। मास्क के पीछे उसकी मुस्कान छुपी थी। कोई नहीं जान सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसकी ठंडी आंखें सब पर थी। यह मीटिंग 3 दिन तक चलने वाली थी। यहाँ बैठे लोगों को नए लोगों को हराना था ताकि वे अपनी कुर्सी बचा सके। उसके बाद किंग के साथ लड़ाई करने का मौका मिलता था। जो लोग टॉप पर पहुंचते थे वे किंग के साथ लड़ सकते थे। हर दिन 5-6 लोगों के बीच फाइट होती थी। ये रूल कई सालों से चलता आ रहा था। ईगल ग्रुप का मेंबर हमेशा टॉप पर लड़ता था, यानी किंग के साथ। एक किंग ही दूसरे किंग से भिड़ सकता था। अभय ने अपनी ठंडी आंखों से सबको देखा और ऐलान करके चला गया। उसके बाद उसके आदमी सब कुछ संभालने वाले थे। वहां लड़ाइयों का दौर शुरू हो चुका था। अब मौतों का सिलसिला चलने वाला था। पुराने लोग अपनी जगह बनाए रखने के लिए नए लोगों को हराने को तैयार थे और नए लोग पुराने को हराकर अपनी जगह बनाना चाहते थे। ये सब 3 दिन तक चलता रहा। अभय एक कमरे में गया जो बिल्कुल डार्क था। वहां हल्की सी येलो लाइट जल रही थी। वो बड़े से सोफे पर बैठ गया। उसने अभी भी मास्क पहना हुआ था। उसकी आंखों का रंग भी अजीब था। बंद आंखों में सिर्फ मानवी थी। वही जानता था कि वो यहाँ कैसा था और इतने दिनों तक मानवी से दूर रहने वाला था। अगर मौका मिलता तो वो भी वापस चला जाता, लेकिन वो अपनी पोजीशन खोना नहीं चाहता था। इसकी वजह अब बहुत जरूरी हो चुकी थी। दूसरी तरफ मानवी के घर पर अद्विक और चिराग म्यूजिक की बातें कर रहे थे। दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। मानवी के घर वालों को अद्विक बहुत पसंद आया था। वो समझदार और टैलेंटेड था। चिराग ने उसे कहा कि जब भी जरूरत हो वो उसके घर आ सकता है। अद्विक ने मुस्कुराकर हामी भर दी, लेकिन उसकी नजरें मानवी को ढूंढ रही थी, जो वहां नहीं थी। वो अपने कमरे में गई थी और वापस नीचे नहीं आई थी। मानवी अपने कमरे में बेड पर लेटी थी और फोन देख रही थी। उसने अभय को 100 से ज्यादा मैसेज किए थे, लेकिन एक भी रिप्लाई नहीं आया था। उससे भी बुरा ये था कि एक भी मैसेज सीन नहीं हुआ था। मानवी को अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन अपनी मासूमियत के कारण वो इस फीलिंग को समझ नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ ड्रैगन किंग वेदांत अपने छोटे से कमरे में सोफे पर बैठा था। उसे मास्क उतार दिया था। सिगरेट होठों के बीच थी और वो नफरत से अपने फोन में एक फोटो देख रहा था। वेदांत ने गुस्से में कहा, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया था, अब तुम्हारी बारी है। एक एक करके मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा। तुम्हें लगता है तुम्हें कोई नहीं जानता, पर मैं जानता हूँ तुम कौन हो। पिछली बार मैं अपनी नफरत को और बढ़ा नहीं पाया, लेकिन इस बार नहीं। इस बार तुम्हें मैं मारूंगा। वहीं शाम के वक्त जब मानवी नीचे आई, उसका मूड काफी डाउन था।
सब समझ रहे थे कि वो परेशान है, लेकिन किसी को असली वजह नहीं पता थी। सबको लगा शायद वो कॉलेज से थक गई है, क्योंकि किसी को ये नहीं पता था कि अभय बिजनेस के लिए बाहर गया है। चंद्रिका जी ने मुस्कुराकर कहा, आज तुम इतनी चुप क्यों हो? जरूर कॉलेज में कोई गड़बड़ की होगी। मानवी ने मुंह बनाया और जाकर अपनी दादी की गोद में सिर रख दिया। फिर अपनी माँ को देखकर बोली, मुझे भूख लगी है। चिराग जो वहीं बैठा था हंसते हुए बोला, कितना खाएगी मोटो, और मोटी हो जाएगी। अब तो तेरी शादी भी होने वाली है। मुझे तो उस लड़के पर तरस आ रहा है। मानवी ने तकिया उठाकर चिराग की तरफ फेंका और बोली, कि तरुण भाई कम थे मुझे चिढ़ाने के लिए जब आप भी आ गए? चिराग हंसते हुए बोला, अच्छा बता क्या हुआ है, पिज्जा मंगा देता हूँ तेरे लिए। शाम हो चुकी थी, रात होने में थोड़ी ही देर थी। तभी तरुण अंदर आया और बोला, मंगाने की जरूरत नहीं है, मैं लेकर आया हूँ। मुझे पता था इसे पिज्जा खाना होगा, दादी ने बताया था कि मुंह बनाकर बैठी है। पिज्जा का नाम सुनते ही मानवी खुश हो गई। वो दौड़कर पिज्जा का डब्बा पकड़ते हुए बोली, ये सिर्फ मेरे लिए, मैं किसी को नहीं दूंगी। तरुण ने हंसकर कहा, सबके लिए लाया हूँ, एक नहीं है। चंद्रिका जी परेशान होकर बोली, तुम लोग नहीं सुधरोगे, इसे ये सब मत खाने दो। वहाँ जाकर पता नहीं कैसे मैनेज करेगी ये लड़की। उनकी आवाज में चिंता थी, क्योंकि उन्हें लगता था मानवी की मासूमियत उसके लिए मुश्किल बन सकती है। भले ही रायज़ादा परिवार अच्छा हो, लेकिन वे मानवी की हरकतों को शायद एक्सेप्ट न करें। उन्हें ये नहीं पता था कि वहाँ सबने मानवी को वैसे ही अपना लिया था, क्योंकि अभय के फैसले के खिलाफ कोई जा ही नहीं सकता था। डिनर की तैयारी के लिए चंद्रिका जी किचन में चली गई। मानवी सोफे पर बैठकर पिज्जा ऐसे खा रही थी जैसे बहुत दिनों बाद मिला हो। तभी घर के बाहर एक गाड़ी रुकी, उसमें से तारा उतरी। उसके हाथ में गिफ्ट्स और खाने की चीजें थी जो उसकी दादी और फाल्गुनी जी ने मानवी के लिए भेजी थी। तारा ने घर पर बताया था कि मानवी बहुत उदास है, इसलिए वो जिद करके उसके पास आई थी। किसी को असली वजह नहीं पता थी और तारा ने भी घर पर किसी को कुछ नहीं बताया था। जैसे ही तारा अंदर आई, उसने मुस्कुराते हुए मानवी का नाम लिया। सब लोग हैरान होकर गेट की तरफ देखने लगे। तारा के साथ एक ड्राइवर भी था जिसके हाथ में सामान था। इंद्राणी जी ने मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, इस वक्त कैसे आना हुआ? मानवी जो पिज्जा खाने में मस्त थी, तारा को देखकर भागकर उससे लिपट गई। इससे साफ था कि दोनों की बात पहले ही हो चुकी थी। तारा हंसते हुए बोली, तुम तो ऐसे मिल रही हो जैसे सदियों बाद मिल रही हो। अभी दोपहर में ही तो मिली थी। देखा, तुमने एक बार कहा और मैं आ गई। अब तुम्हारे घर वाले मुझे रखेंगे या नहीं? मानवी ने मुंह बनाकर उसका हाथ पकड़ा और अंदर ले आई। फिर अपनी दादी के सामने खड़ी होकर बोली, मैंने तारा को बुलाया, आज वो मेरे साथ रूम में सो सकती है क्या? इंद्राणी जी थोड़ा हैरान रह गई। अब रिश्ता बदल चुका था। दोनों दोस्त तो थी, लेकिन अब ननंद भाभी भी थी। उन्हें समझ नहीं आया क्या जवाब दे। किचन से चंद्रिका जी भी आ गई। उन्होंने सब सुन लिया था। मुस्कुराकर बोली, हाँ, वो रह सकती है। अभी तक मानवी को तारा और तरुण के बारे में कुछ नहीं पता था। ना ही उसे अंदाजा था कि उसने कौन सा बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। जब तरुण चेंज करके नीचे आया और तारा को देखा तो वो हैरान रह गया। आंखों ही आंखों में उसने तारा से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मानवी अपने पिज्जा में मस्त थी। इंद्राणी जी टीवी देख रही थी। चंद्रिका जी किचन में थी। चिराग फोन चला रहा था। तारा और तरुण आंखों ही आंखों में बातें कर रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं था सिवाय चिराग के। वो अपने भाई की हरकतें देखकर मुस्कुरा रहा था। डिनर के वक्त तारा ने सबके साथ बहुत अच्छे से बात की। चंद्रिका जी को तारा बहुत समझदार लगी। उन्हें हैरानी हुई कि वो मानवी की उम्र की होकर भी इतनी मैच्योर है। उन्हें उम्मीद थी कि तारा और अभय दोनों ही मानवी का अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि तारा भी मानवी की केयर अभय की तरह ही करती थी। डाइनिंग टेबल पर सब लोग मस्ती में थे। तारा और तरुण इशारों में बातें कर रहे थे, जबकि चिराग बार बार तरुण को छेड़ रहा था। तरुण और तारा को अभी तक ये नहीं पता था कि चिराग उनकी हरकतों से सब समझ चुका है। मानवी अपनी मस्ती में थी। उसे बस इस बात की खुशी थी कि आज तारा उसके रूम में रहेगी और दोनों ढेर सारी बातें करेंगी। डिनर के बाद सब लोग हॉल में बैठे थे। फाल्गुनी जी ने तारा को वीडियो कॉल की ताकि वो मानवी और उसके परिवार से बात कर सके। चंद्रिका जी से तो वो वैसे भी बात करती रहती थी, लेकिन अब शादी को लेकर कई बातें होनी थी। एक चीज जो किसी ने नोटिस नहीं की वो ये थी कि तारा के आने के बाद भी मानवी थोड़ी उदास थी। काफी रात तक सब बातें करते रहे, फिर अपने अपने कमरों में चले गए। तरुण और तारा जाते जाते भी इशारों में एक दूसरे से कुछ कह रहे थे। मानवी तारा को अपने रूम में ले गई। तारा यहाँ पहले भी आई थी, लेकिन आज भी उसने कमरे की तारीफ की। कमरा सच में बहुत खूबसूरत था। दोनों बेड पर लेट गए और बातें करने लगी। कब आधी रात हो गई पता ही नहीं चला। तारा के फोन पर कई मैसेज आ चुके थे, लेकिन उसने फोन साइलेंट कर दिया था ताकि मानवी सो सके। मानवी के सोने के बाद तारा ने मैसेज देखे। वो मुस्कुरा उठी। तरुण के मैसेज थे जिनमें गुस्से वाले इमोजी थे। तारा हल्के से मुस्कुराई, फिर धीरे से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ मलेशिया में एक छोटे से कमरे में अभय सुबह से था। कमरा अंधेरे से भरा था। बाहर अब तक 3 लोग मारे जा चुके थे। फाइट के चलते कई लोग जख्मी भी हो रहे थे। किंग को भी फाइट करनी थी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। वो मानवी की फोटो देख रहा था। उसका मन था कि वो उसे कॉल करे, लेकिन मजबूर था। यहाँ किसी को अपनी कमजोरी बताना मतलब मौत को बुलावा देना था। दूसरे कमरे में वेदांत के चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई पक्का प्लान है जिससे वो अभय को मार ही देगा। छल और कपट वो इस्तेमाल करने वाला था। अब देखना है वेदांत और अभय की फाइट कैसी होगी। क्या मानवी को अभय का सच पता चलेगा? और तारा तरुण की गलती से क्या बड़ा तमाशा होने वाला है? रोमांस और सस्पेंस से भरी इस कहानी में खुलेंगे अतीत के गहरे राज। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहें हिज सीक्रेट ऑब्सेशन, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर।
तारा मानवी के कमरे से निकलकर सीधे तरुण के कमरे में गई थी, जो उसी फ्लोर पर था। वैसे तारा वहां जाना नहीं चाहती थी, उसे ये सही नहीं लग रहा था, लेकिन तरुण ने साफ लिख दिया था कि अगर वो उसके कमरे में नहीं आई तो वो बात नहीं करेगा। तारा को अजीब घबराहट हो रही थी। पहले वो खुद भी फ्लर्ट करती थी, लेकिन अब उसकी हालत खराब थी। जैसे ही तारा ने दरवाजा खटखटाया, सामने तरुण खड़ा था। वो घर के कपड़ों में था और उसकी टी शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे, जिससे उसकी बॉडी दिख रही थी। तरुण ने अचानक तारा का हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया। दरवाजा बंद होने की आवाज से तारा होश में आई। उसने तरुण की शर्ट की तरफ देखा और आंखें मटकाते हुए बोली, कमरे में और कोई है क्या जो इतने बटन खोलकर घूम रहे हो? तरुण ने उसका हाथ अपने सीने पर रखते हुए कहा, तुम्हारे लिए ही तो खोले हैं। तारा हैरान रह गई। कल तक तो तरुण की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और आज ये सब? तारा ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे क्यों बुलाया? मानवी उठ जाएगी, मुझे जाना है। तरुण ने उसे घूरते हुए कहा, बड़ी फिक्र है उसकी, मेरी भी कभी कर लिया करो। पहले तो मुझ पर लाइन मारने का मौका नहीं छोड़ती थी, अब जब मैंने हाँ कहा तो मेरे पास भी नहीं आती। आज मुझे मौका मिला है तो मैं तुम्हें जाने कैसे दूं? तरुण ने उसे खींच लिया, जिससे दोनों सोफे पर गिर गए। तरुण नीचे था, तारा ऊपर। तारा हटते हुए बोली, छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? तरुण मुस्कुराकर बोला, अभी तो कुछ किया ही नहीं, पहले करने दो फिर कहना छोड़ने को। तारा ने घूरते हुए कहा, बेशर्म हो, छोड़ो, कोई आ जाएगा। तरुण मानने वाला नहीं था। उसने तारा को सोफे पर नीचे कर लिया और उसके होठों की तरफ देखकर बोला, पहले किस करो फिर जाने दूंगा। तारा चौंक कर बोली, ये क्या है? मुझे नहीं करना कुछ भी, हटो यहाँ से। तरुण तारा को शर्माता देखकर हंसते हुए बोली, वैसे तुम्हें शर्माना भी आता है, लेकिन मैं नहीं हटूंगा। पहले किस करो, अगर नहीं कर सकती तो मैं कर देता हूँ। तारा ने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और बोली, बिल्कुल नहीं, कोई देख लेगा, प्लीज हटो तरुण जी। तरुण जी सुनकर तरुण जैसे किसी और दुनिया में पहुंच गया। उसे तारा का चेहरा अपनी ओर करते हुए कहा, एक बार और कहो तरुण जी। तारा ने ध्यान से देखा और बोली, क्या कहना है? तरुण ने उसके होठों को हल्के से छूते हुए कहा, बस तुम्हारे मुंह से तरुण जी सुनना अच्छा लगता है। तारा मुस्कुरा उठी। उसे तरुण को हल्का सा धक्का देते हुए कहा, मुझे जाना है। तरुण ने उसे अपने नीचे दबा लिया और उसके होठों पर किस कर लिया। तारा का दिमाग सुन्न हो गया था। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया था। कल तक तरुण उससे दूर भागता था, आज वो उसके इतने करीब था। तारा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तरुण काफी मजबूत था। काफी कोशिश के बाद तरुण ने तारा को छोड़ा। तारा के होंठ लाल हो गए थे। तरुण ने खुद को शांत करने के लिए तारा के गले में मुंह छिपा लिया। तरुण के अंदर की चाहत बढ़ गई थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वो जानता था कि अभी सही वक्त नहीं है और वो कोई भी हद पार नहीं करेगा जिससे तारा या उसे अपने घर वालों के सामने शर्मिंदगी हो। तारा महसूस कर सकती थी कि तरुण किस हालत में था। वो दोनों थोड़ी देर वैसे ही बैठे रहे। शांत होने के बाद तरुण ने तारा को देखते हुए कहा, चलो शादी कर लेते हैं। तारा हैरान होकर बोली, क्या बोल रहे हो? इतना आसान नहीं है, पहले मेरे भाई और मानवी की शादी होगी। तरुण ने मुंह बनाकर कहा, क्यों, कहाँ लिखा है कि हमारी शादी पहले नहीं हो सकती? मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज सकता हूँ, जैसे तुम्हारा भाई मुझे धमकी देकर रिश्ता भेजता है। तारा मुस्कुराई और बोली, ऐसा कुछ मत करना, वरना भाई और मानवी की शादी नहीं होगी। भाई तुम्हें उठा ले जाएंगे और मैं तो तुम्हारे सामने भी नहीं आ पाऊंगी। पहले मानवी और भाई की शादी हो जाने दो, फिर जो करना है करो। तरुण ने गुस्से से कहा, ये क्या है? मेरी बहन क्या उसे हैंडल करने के लिए जा रही है? तुम्हारा भाई मेरी बहन से जबरदस्ती शादी कर रहा है और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसमें क्या गलत है? तारा हंसते हुए बोली, आप मुझसे प्यार करते हैं ये मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे भाई जितना मानवी के लिए पागल है आप सोच भी नहीं सकते। तरुण चुप हो गया। वो तारा को नहीं बता सकता था कि उसे अभय के बारे में सब कुछ पता है। उसे ये भी मालूम था कि अभय माफिया है और अभी किसी मीटिंग के लिए मलेशिया गया है। बिजनेस इंडस्ट्री से जुड़ी कई बातें तरुण तक पहुंचती रहती थी। उसे पता था कि उसकी बहन यानी मानवी इतनी उदास क्यों है, लेकिन वो अपने घर वालों को या तारा को कुछ नहीं बता सकता था, क्योंकि राय ज्यादा परिवार में सिर्फ दादाजी को अभय का सच पता था। तरुण ने तारा के गालों को छूते हुए कहा, मैं नहीं रुकना चाहता, लेकिन अपनी फीलिंग्स तुम पर थोपना भी नहीं चाहता। पहले कभी इन सब चीजों के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन जब से तुमने अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट की है, मेरी डिजायर तुम्हारे लिए बढ़ती जा रही है। तारा चुप रही। वो तरुण की हालत समझ सकती थी। वो चुपचाप उसके गले लग गई। दोनों काफी देर तक एक दूसरे के गले लगे रहे। कुछ देर बाद तारा ने कहा, मुझे जाना चाहिए, मानवी उठ सकती है, मैं उसी के लिए यहाँ आई थी। फिर तारा बोली, क्या हम मानवी को हमारे बारे में बता सकते हैं? मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तरुण ने उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, अगर तुम बताना चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बहुत मासूम है, इतनी जल्दी सब हैंडल नहीं कर पाएगी। वो एक पल में सबको बता देगी। तारा ने परेशान होकर कहा, अगर उसे बाहर से पता चला तो वो मुझसे नाराज हो सकती है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वो मुझसे नाराज हो। वो मेरी पहली बेस्ट फ्रेंड है। मैंने आज तक कभी दोस्त नहीं बनाई। मुझे डर लग रहा है, अगर वो नाराज हो गई तो मैं उसे कैसे मनाऊंगी? तरुण मुस्कुराया और बोला, एक पिज्जा देकर मना लेना। मेरी बहन इतनी मासूम है कि पिज्जा से ही मान जाती है। कभी कभी डर लगता है वो तुम्हारे उस राक्षस भाई को कैसे संभालेगी। तारा मुस्कुराई और मुंह बनाकर बोली, मेरे सामने मेरे भाई की बुराई मत करो। तरुण ने अपना हाथ उसके पेट पर ले जाकर गुदगुदी करते हुए कहा, तो तुम्हें बुरा लग रहा है? तुम्हारा भाई ऑफिस आकर मुझे धमका गया था। सोचो मुझे कितना बुरा लगना चाहिए मेरी बहन के लिए। मैंने मानवी के अलावा कभी किसी को प्रायोरिटी नहीं दी है। मेरी लाइफ में वो हमेशा मेरे बच्चे की तरह रही है। तुम सोच भी नहीं सकती वो कितनी मासूम है। कभी कभी डर लगता है दुनिया उसकी मासूमियत का फायदा ना उठा ले। मैं और चिराग हमेशा उसकी परछाई की तरह उसके आसपास रहे हैं। अब डर लगता है वहां कौन उसे इस तरह संभालेगा। तारा तरुण के गले लगी रही और बोली,
भाई उसे अच्छे से संभाल लेंगे। भाई उसके लिए बहुत ज्यादा पागल है, उसे खरोच भी नहीं लगने देंगे। मैं जानती हूँ अपने भाई को। आपको शायद पता नहीं, मानवी उनकी जिंदगी की पहली लड़की है जिसके लिए वो इस हद तक गए हैं। अब तक तो उन्हें कभी किसी लड़की के साथ देखा भी नहीं था। कभी कभी मुझे लगता था मेरे भाई को शायद लड़के पसंद है, तभी तो इतने सारे लड़कों के साथ रहते हैं। तरुण ने घूर कर तारा की तरफ देखा और मन में सोचा, ये लड़की कुछ भी बोल देती है। तारा के बार बार कहने पर तरुण ने उसे जाने दिया और मानवी के कमरे तक छोड़ने गया। तारा कमरे के अंदर जाने से पहले रुकी, तरुण के गाल पर हल्का सा किस किया और बोली, बेशर्मी मत किया करो, आप तो मुझसे भी ज्यादा बेशर्म हो। इतना कहकर वो अंदर भाग गई। तरुण अपने गाल पर हाथ रखे मुस्कुरा रहा था और अपने कमरे की तरफ चला गया। उसे लगा कि उसकी ये हरकतें किसी ने नहीं देखी, लेकिन चिराग सब देख रहा था। वो लैपटॉप पर सीसीटीवी फुटेज पर सब देख रहा था। वहीं तारा मानवी के कमरे में आ गई थी। उसने देखा मानवी आराम से सो रही थी। उसे देखकर तारा मुस्कुरा उठी। वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। तारा को बिल्कुल भी हैरानी नहीं थी कि अभय उसके लिए इतना पागल क्यों है। झल्ले से कपड़ों में भी वो किसी प्रिंसेस जैसी लगती थी, तो जब पूरी तरह तैयार होती होगी तब तो और भी सुंदर लगती होगी। तारा ने मन ही मन सोचा, अगर वो लड़का होती तो शायद मानवी से शादी कर लेती। ये सोचकर वो खुद ही हंस पड़ी और फिर उसे भी नींद आ गई। अगली सुबह तारा अपने घर के लिए निकल गई। चंद्रिका जी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तारा नाश्ते के बाद जल्दी निकल गई। आज चिराग मानवी को कॉलेज छोड़ने जा रहा था। मानवी आज भी उदास थी, क्योंकि अभय का ना तो कोई मैसेज आया था ना ही कॉल। पूरा एक दिन बीत चुका था और मानवी का दिल दुख रहा था। तरुण अपनी बहन की उदासी देख रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था। कभी कभी एक सच छिपाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। दिन ऐसे ही बीत गया। कॉलेज में भी मानवी का चेहरा उतरा हुआ था। अगर वो पहले वाली मानवी होती तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब उसकी सगाई हो चुकी थी। वो अपनी अंगूठी को बार बार देख रही थी। उसका दिल बेचैनी से भरा था। शायद उसे अभय की आदत हो चुकी थी। शायद उसके प्यार से उसे खुद को सुरक्षित महसूस होता था। उसके चेहरे पर उदासी थी, जिसे तारा साफ देख सकती थी। तारा ने उसका मूड ठीक करने की बहुत कोशिश की। अकीरा ने भी पूछा तो तारा ने उसे सब बता दिया। दोनों ने मिलकर मानवी को हंसाने की कोशिश की। देखते ही देखते 3 दिन ऐसे ही बीत गए। वो रोज कॉलेज जाती थी, लेकिन बस खामोश रहती। अद्विक और बाकी दोस्त भी उससे बात करते, लेकिन सबको लगता था कि वो वैसे ही परेशान है। असल में मानवी अंदर ही अंदर खुद को अकेला महसूस कर रही थी। चौथा दिन भी बीत गया। रात को मानवी अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। आज उसने कार्टून भी नहीं लगाए थे, बस फोन पर कुछ देख रही थी। वहाँ लिखा था, अपने होने वाले हस्बैंड से अपनी बातें कैसे मनवाएं, और अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हो तो हो सकता है कि अब वो आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। ये पढ़कर मानवी की हालत और खराब हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगने लगा कि अभय अब उसे दूर जाना चाहता है, इसलिए वो उसे अवॉइड कर रहा है। इसी समय मलेशिया के मेन हॉल में 2 माफिया गैंग्स की लड़ाई होने वाली थी। पिछले 3 दिन से वहाँ मौत का तांडव मचा था। रोज लाशें गिर रही थी। कई नए लोग मारे जा चुके थे, कई पुराने लोग भी। अभय और वेदांत अपने अपने कमरों में तैयार हो रहे थे। उनके चेहरे पर मास्क था, आंखों पर पट्टी बंधने वाली थी। माइकल की रूह कांप रही थी। वो पहले भी 2 बार ये लड़ाई देख चुका था। अभय और वेदांत की लड़ाई में कौन जीतेगा? क्या मानवी को अभय का सच पता चलेगा? रोमांस और सस्पेंस से भरी इस कहानी में खुलेंगे अतीत के गहरे राज। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हिज सीक्रेट ऑब्सेशन, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। मलेशिया के मेन हॉल में 2 माफिया गैंग्स की लड़ाई होने वाली थी। पिछले 3 दिन से वहाँ मौत का तांडव मचा था। रोज लाशें गिर रही थी। कई नए लोग मारे जा चुके थे, कई पुराने लोग भी। अभय और वेदांत अपने अपने कमरों में तैयार हो रहे थे। दोनों के चेहरे पर मास्क था और आंखों पर पट्टी बंधने वाली थी। माइकल के मन में डर था, क्योंकि वो पहले भी 2 बार ऐसी फाइट देख चुका था। पिछली बार अभय बहुत बुरी तरह घायल हुआ था। भले ही उसने वेदांत को हरा दिया था, लेकिन उसे ठीक होने में काफी वक्त लग गया था। माइकल को चिंता थी कि कहीं अभय को फिर से कुछ हो न जाए। उसे मानवी की भी फिक्र थी, जो इन सब चीजों से बिल्कुल अनजान थी। फाइट देखने के लिए सिर्फ कुछ पुराने लोग ही रुक सकते थे, जो दोनों के चेहरे को पहचानते थे, लेकिन किसी को बताते नहीं थे। गैंग का मैनेजमेंट भी था, जिसमें 4-5 पुराने लोग नए किंग का साथ देते थे और हर खबर रखते थे। वेदांत अपने कमरे में हथियार चुन रहा था। अभय हमेशा अपना लकी खंजर चुनता था, लेकिन वेदांत ने इस बार एक अजीब सा हथियार लिया था, जो उसकी उंगलियों के बीच फिट होता था और 4 तरह के जख्म दे सकता था। ये सही तरीका नहीं था, लेकिन वेदांत ने छल से वह हथियार ले लिया। मैनेजमेंट को वेदांत की चालाकी का अंदाजा था, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं सकता था। सबको अपनी जान प्यारी थी। फाइट की जगह पर सिर्फ 5 लोग रुकने वाले थे, बाकी एक बॉडीगार्ड था। दोनों की आंखों पर पट्टी थी, इसलिए किसी को एक दूसरे के हथियार नहीं दिख रहे थे। माइकल ने अभय को रिंग में लाकर खड़ा किया, जिसे मौत की रिंग कहा जाता था। वेदांत का गार्ड उसे लेकर आया। वेदांत का डरावना माहौल था, जिससे माइकल भी हैरान था। वहाँ खड़े हर इंसान के चेहरे पर डर था। सीनियर्स के चेहरे पर पसीना था। इनमें से अगर एक मारा गया तो दूसरा किंग बन जाता। दोनों ही खतरनाक थे, इनमें इंसानियत नहीं थी। उधर मानवी का रो रो कर बुरा हाल था। उसे लग रहा था कि अभय उसे छोड़ चुका है, क्योंकि 4 दिन से उसने कोई मैसेज नहीं किया था। वो अपने कमरे में अकेली थी, बाकी सब नीचे थे। चंद्रिका जी ने परेशान होकर पूछा, मानवी को क्या हुआ है? मेरी बेटी इतनी उदास क्यों है? तरुण ने लंबी सांस लेकर कहा, अभय मलेशिया गया है माफिया मीटिंग के लिए। वहाँ मोबाइल अलाउड नहीं होता, मैनेजमेंट फोन ले लेती है। मुझे नहीं पता क्या हुआ है, शायद मानवी को लग रहा है कि अभय उससे बात नहीं कर रहा। चंद्रिका जी ने गुस्से से बेटे की तरफ देखा और कहा, मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं उससे पूछ पूछ कर थक गई हूँ। तुषार जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा,
ऐसा करो, उसके लिए कुछ स्पेशल बना दो, जो उसे पसंद है, फिर उसे बुला लेना, उसका मूड ठीक हो जाएगा। हमारी बच्ची समझदार है। चंद्रिका जी को ये ठीक लगा। वो किचन की तरफ चली गई। मानवी अपने कमरे में रो रही थी। उसका फोन बेड पर पड़ा था। वो उल्टी लेटी थी और आंसू लगातार बह रहे थे। उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी इतना रोया ही नहीं। अभय को पता नहीं था कि मानवी ने अपने दिल पर क्या ले लिया है। वो तो फाइट में व्यस्त था। फाइट शुरू हो चुकी थी। वेदांत और अभय दोनों एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दोनों काफी जख्मी हो चुके थे। अब हथियार इस्तेमाल करने की बारी थी। अभय के हाथ में उसका खंजर था, जो पिछले 9 साल से उसका साथी था, लेकिन वेदांत के हाथ में वो अजीब हथियार देखकर माइकल भी हैरान रह गया। इसे इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं थी, फिर भी वेदांत ने किया। दोनों की आंखों पर पट्टी थी। दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे थे। कोई थक नहीं रहा था। वेदांत ने अपनी चालाकी से अभय के पेट पर बुरी तरह वार किया। वहां से खून बह रहा था। माइकल डर रहा था कि कहीं उसके बॉस को कुछ हो न जाए, क्योंकि वेदांत इस बार बहुत चालाकी कर रहा था। 2 घंटे तक वो लड़ाई चलती रही। दोनों खून से लथपथ थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी खूनी खेल में सब कुछ दांव पर लगा हो। किंग की चेयर पाने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं, ये साफ देख रहा था। इसी बीच माइकल के फोन पर इंडिया से एक गार्ड का मैसेज आया। माइकल ने हैरानी से देखा। अभय ने इंडिया आने से पहले मानवी की सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया था। उसके आसपास गार्ड्स तैनात थे, जो हर खबर अभय तक पहुंचा रहे थे। अभय को पता था कि मानवी बहुत उदास है और वो खुद भी अंदर ही अंदर परेशान था। वो बस इस फाइट को खत्म कर अपनी मानवी के पास जाना चाहता था। मैसेज पढ़ते ही माइकल की आंखों में डर आ गया। उसमें लिखा था, मानवी मैडम हॉस्पिटल में है। फैमिली उन्हें जल्दी जल्दी अस्पताल लेकर गई है। हम लोग सिटी हॉस्पिटल पहुंचे हैं, जल्दी आइए, पता नहीं क्या हुआ है। अभय वहीं बैठा था। आंखों पर पट्टी बंधी थी, खून से भरा हुआ। वेदांत भी दूसरी तरफ बैठा था। माइकल ने धीरे से अभय के कान में कहा, मानवी मैडम हॉस्पिटल में, गार्ड का मैसेज आया, जल्दी चलिए, पता नहीं क्या हुआ है। ये सुनते ही अभय के अंदर गुस्सा और डर दोनों उमड़ आए। वो एकदम से खड़ा हो गया। 10 मिनट की ब्रेक थी, लेकिन अब किसी को फिक्र नहीं थी। वेदांत भी खड़ा हो गया। लड़ाई फिर से शुरू हो गई। अब तक अभय हार रहा था, लेकिन अब वो जीतने लगा। वेदांत पूरी तरह पिट गया। उसकी बॉडी पर गहरे जख्म थे। आखिरकार वो हार गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में नफरत थी, क्योंकि उसने सब कुछ प्लान किया था। मैनेजमेंट के 2 लोगों को भी खरीद लिया था, फिर भी हार गया। अभय ने अब वेदांत को मारने की कोशिश नहीं की। वो जल्दी से अपनी आंखों की पट्टी उतारने लगा। माइकल उसके साथ था। दोनों कमरे में आ गए। अभय खून से लथपथ था। माइकल दवाइयां लगाने लगा, लेकिन अभय ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ है उसे? माइकल ने परेशान होकर कहा, मुझे भी नहीं पता, बस इतना पता चला कि फैमिली उन्हें अस्पताल लेकर गई है। मैंने आपको बताया था, वो ठीक नहीं है। किसी ने उसे मुस्कुराते नहीं देखा। अभय ने डरते हुए कहा, बच्ची ठीक होगी ना माइकल? माइकल ने उदासी से कहा, हम जल्दी चलते हैं बॉस, आप चिंता मत कीजिए, मैडम को कुछ नहीं होगा। अभय ने जल्दी से अपनी व्हाइट शर्ट पहनी, जो खून से सनी थी, और बिना परवाह किए गाड़ियों की तरफ बढ़ गया। 15 मिनट बाद उनका काफिला एयरपोर्ट की ओर निकल गया। उधर मानवी को अस्पताल में एडमिट कराया गया था। वो रोते रोते बेहोश हो गई थी। जब चंद्रिका जी उसे डिनर के लिए बुलाने गई तो देखा वो बेहोश थी। बहुत कोशिश के बाद भी वो नहीं उठी। चंद्रिका जी घबरा गई। उन्होंने कभी अपनी बेटी को ऐसी हालत में नहीं देखा था। तरुण ने माँ को रोते देखा तो जल्दी से मानवी को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठी। उसका बॉडी टेम्परेचर भी डाउन था, इसलिए सब उसे अस्पताल ले आए। सब घबराए हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। इंद्राणी जी भी बहुत परेशान थी। पहली बार अपनी पोती को ऐसी हालत में देखा था। चंद्रिका जी ने नाराजगी से तरुण से कहा, तुमने सही नहीं किया, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। पहली बार मेरी बेटी ने मुझसे कुछ छुपाया है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और अगर अभय को मेरी मानवी की फिक्र नहीं है तो ये शादी नहीं होगी। वहीं अभय की फ्लाइट उड़ चुकी थी। इंडिया पहुंचने में अभी कुछ घंटे थे। डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी कर रहे थे, लेकिन वो गुस्से में सब पर चिल्ला रहा था। अभय ने गुस्से से माइकल को देखा और कहा, पता करो मैनेजमेंट में कौन था जिसने वेदांत को वो हथियार लाने की परमिशन दी थी। किसी को मत छोड़ना। जो भी मेरे खिलाफ गया है उसे ऐसी सजा दो कि कोई सोच भी ना सके। माइकल जानता था कि अभय बहुत सख्त दिल इंसान है। उसे अब यकीन हो गया था कि किसी ने धोखा दिया है। इस वक्त अभय को अपने जख्मों की परवाह नहीं थी। उसे तो बस मानवी की फिक्र थी। डॉक्टर जब उसे दर्द का इंजेक्शन देने लगे तो अभय ने मना कर दिया। माइकल ने कहा, दर्द का इंजेक्शन है, वैसे भी 4 घंटे लगेंगे पहुंचने में। लेकिन अभय ने कहा, मुझे नींद नहीं चाहिए, मैं एक पल भी मानवी से दूर नहीं रहना चाहता। उधर रायजादा परिवार को भी मानवी की हालत के बारे में गार्ड ने बता दिया था। सब लोग घबरा गए और जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। उन्हें अभय के बारे में सच नहीं पता था, न ही ये कि असल में क्या हुआ है। हॉस्पिटल पहुंचकर सबका दिल घबरा गया। इंद्राणी जी रो रही थी। डॉक्टर ने बताया, मानवी की सांसें बहुत धीमी है, शायद वो देर तक रोती रही है, इसलिए उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मानवी बेहोश थी, लेकिन बार बार अभय का नाम ले रही थी। तरुण को अभय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी बहन की हालत उसकी गलती से हुई है। फाल्गुनी जी ने चंद्रिका जी का हाथ पकड़ा और कहा, मानवी को कुछ नहीं होगा, हम बेस्ट डॉक्टर लेकर आए हैं। तारा ने तरुण को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो गुस्से में वहां से चला गया। चंद्रिका जी ने सबको बताया, मानवी की हालत अभय की वजह से। वो बिना बताए बिजनेस ट्रिप पर चला गया। 4 दिन से कोई फोन भी नहीं किया। हमें ये शादी नहीं होने दूंगी। जो इंसान मेरी बेटी की परवाह नहीं करता वो उसके लिए सही नहीं है। भास्कर चुपचाप खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वो जानते थे कि अभय अब तक निकल चुका होगा, क्योंकि मानवी उसकी जिंदगी है। अब कोई भी उसे शादी से नहीं रोक सकता। और अब सबको वजह भी पता थी कि अभय मानवी के लिए इतना पागल क्यों है।
क्या चंद्रिका मानवी की शादी अभय से होने देगी? अभय अब यहाँ क्या करने वाला है? रोमांस और सस्पेंस से भरी इस कहानी में खुलेंगे अतीत के गहरे राज। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहें हिज सीक्रेट ऑब्सेशन, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। मानवी को लगभग 2 घंटे बाद होश आया। उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। घबराकर इधर उधर देखा तो उसकी माँ उसके पास बैठी थी। चंद्रिका जी ने प्यार से उसके गालों को छूते हुए पूछा, कैसी है मेरी बच्ची? चंद्रिका जी ने फिर पूछा, क्या हुआ है? क्या तुम मुझे कुछ भी नहीं बताना चाहती? मानवी ने इमोशनल होकर जवाब दिया, वो मुझे छोड़कर चले गए, अब वो लौटकर नहीं आएंगे। उसकी आवाज में बहुत दर्द था। चंद्रिका जी हैरान रह गई। उन्हें समझ आ गया कि मानवी ने कुछ ऐसा देख या सुन लिया है जिससे वो बहुत हर्ट हुई है, लेकिन अभी वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि मानवी बहुत स्ट्रेस ले रही है, उसे खुश रखना जरूरी है, वरना उसकी हेल्थ और खराब हो सकती है। चंद्रिका जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले सब लोग तुमसे मिलने आए हैं, उनसे मिल लो। चंद्रिका जी वैसे तो अभय से नाराज थी, लेकिन बाहर पूरा रायजादा परिवार बैठा था। वो उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी। उन्हें उनसे नफरत नहीं थी, बस थोड़ी नाराजगी थी, जो बाकी लोग भी समझ रहे थे। एक एक करके सब लोग मानवी से मिलने आए। वो बिल्कुल खामोश रही, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। आज पहली बार भास्कर जी और भारती जी को बहुत बुरा लगा। हंसती खेलती बच्ची कितनी उदास हो गई थी, और ये सब अभय की वजह से हुआ था। अब उन्हें गुस्सा आ रहा था कि क्या वो इतना लापरवाह है। पहले तो मानवी से शादी करने के लिए बेताब था, और अब एक कॉल भी नहीं किया। फाल्गुनी जी जब मानवी के पास आई तो प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए बोली, जब वो आए तो थोड़े नखरे करना, ऐसे ही मत मान जाना, उसने गलत किया है, उसे तुम्हें वक्त देना चाहिए। अब तुम्हारा उस पर बहुत हक है, हम सबसे भी ज्यादा। जितना हो सके अपना हक जताया करो, उसे समझाओ कि रिश्तों की इंपॉर्टेंस काम से ज्यादा होती है। मानवी ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुप रही, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक महसूस नहीं कर रही थी। तारा भी मिलने आई, लेकिन मानवी खामोश रही। आज तारा को भी बहुत बुरा लग रहा था। रात काफी हो चुकी थी। डॉक्टर ने सबको जाने के लिए कह दिया था। वहाँ सिर्फ तरुण और चंद्रिका जी रुके थे। मानवी नींद में थी, क्योंकि उसे इंजेक्शन दिया गया था। तरुण ने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, आई एम सॉरी, अगर मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करता तो आज मेरी बहन की हालत ऐसी नहीं होती। चंद्रिका जी ने बेटे को देखा, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। तरुण के लिए मानवी किसी बच्चे की तरह थी। वो उसे इस हद तक प्रोटेक्ट करता था कि उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता था, शायद अभय से भी। चंद्रिका जी ने उदास होकर कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे इस रिश्ते के लिए कभी मनाना नहीं चाहिए था। शायद तुम नहीं जानते, मानवी की माँ नायरा एक दिन कॉलेज से घर आई थी, बहुत परेशान थी। तब मेरी और तुम्हारे पापा की शादी को थोड़ा वक्त हुआ था। मैं नहीं जानती थी कि तुम्हें और चिराग को नायरा क्यों याद नहीं है। शायद वो हॉस्टल में रहती थी, इसलिए वो कभी कभार ही घर आती थी। उस दिन भी वो आई थी, बहुत परेशान थी। मैंने उससे पूछा तो उसने मुस्कुराकर कहा, भाभी कुछ भी नहीं, सब ठीक है। अगले दिन वो रोते हुए नीचे आई थी। उसके हाथ में प्रेगनेंसी की किट थी। उसने रोते हुए बताया कि वो माँ बनने वाली है। पापा जी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्हें हार्ट अटैक आ गया। तुम्हारे पापा और मैं उन्हें अस्पताल ले गए। मैं खुद हैरान थी, मैं भी माँ बनने वाली थी। जब मैंने खुशखबरी दी थी सब बहुत खुश हुए थे, लेकिन जब नायरा ने बताई तो माहौल अजीब हो गया। मैंने उससे पूछा कि बच्चे का पिता कौन है, तो उसने रोते हुए कहा उसे नहीं पता। वो मानवी की तरह मासूम थी, उसे ये तक नहीं पता था कि प्रेगनेंसी क्या होती है। शायद किसी ने उसे बताया होगा, ऐसे चेक करो। वो कितने महीनों से परेशान थी, उसने हमें कुछ नहीं बताया। काश मैंने उससे पूछ लिया होता, आज वो इस हालत में नहीं होती। तुम्हें पता है वो किसी पागल की तरह हो गई थी। जब तुम्हारी बहन को मेरी गोद में डाला गया था तो मैं अपने बच्चों को खोने के गम में रो रही थी, लेकिन मानवी को पाकर बहुत खुश हुई थी। लेकिन उससे भी ज्यादा दुख मुझे नायरा की हालत देखकर हुआ। वो खुद को तकलीफ दे रही थी, सबको डर था कि वो बच्चे को नुकसान पहुंचा देगी। पिछले 19 सालों से उसे एक जगह पर कैद करके रखा है, इस उम्मीद में कि एक दिन वो ठीक हो जाएगी और हमें बताएगी कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ था। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी मानवी के साथ भी ऐसा हो, इसलिए मैं अभय को उसकी जिंदगी में लाना चाहती थी। लेकिन अगर वो लड़का मेरी बेटी को दुख देगा तो मैं उसे मानवी के करीब नहीं आने दूंगी। मानवी तो नींद में थी, उसने ये सब नहीं सुना। उसे पता भी नहीं था कि उसकी माँ कोई और है। पर तरुण बहुत इमोशनल हो गया था। वो जानता था कि उसकी माँ अभी भी बहुत कुछ छिपा रही है ताकि उनके बच्चों को दर्द न मिले। वो अपनी माँ की गोद में सिर रखकर चुपचाप रोने लगा। उसे डर था कि अगर मानवी और अभय का रिश्ता टूट गया तो उसका और तारा का रिश्ता भी कभी नहीं हो पाएगा। वहीं अभय फ्लाइट में था, दर्द से तड़प रहा था, लेकिन इंजेक्शन लेने से मना कर रहा था। उसने काफी सारी पेन किलर पिल्स ले ली थी। माइकल उसकी हालत देखकर परेशान था, पर कुछ कर नहीं सकता था। अभय की हालत बहुत खराब थी, उसे बस किसी भी हाल में मानवी चाहिए थी। उन्हें पता नहीं था कि चंद्रिका जी और तरुण क्या सोच रहे हैं। शायद वे इस रिश्ते को तोड़ने का फैसला कर चुके थे। उसी वक्त मानवी गहरी नींद में सो चुकी थी। चिराग, इंद्राणी जी और तुषार जी घर लौट आए थे। इंद्राणी जी बहुत परेशान थी। पहली बार उन्होंने मानवी को रोते हुए और बेहोश होते हुए देखा था। उनके अंदर कुछ टूट गया था। वो उनकी इकलौती नातिन थी। चिराग गुस्से से अभय के परिवार वालों को देख रहा था। तारा अपने कमरे में थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसे पता नहीं था कि उसके भाई की असलियत क्या है। वो बार बार तरुण को कॉल कर रही थी, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था।
जब उसने मैसेज किया तो तरुण ने अपना फोन ही बंद कर दिया। तारा को लग रहा था कि सब कुछ टूट रहा है। अभय बस जल्दी से इंडिया पहुंचने का इंतजार कर रहा था। वो जानता था उसने कब तक अपने अंदर के दर्द को रोका है, बस अपनी आंखों से आंसू नहीं बहा रहा था। 2 घंटे बाद फ्लाइट इंडिया में लैंड कर गई। माइकल ने अभय को संभाल रखा था। अभय बहुत दर्द में था, जख्मी था, लेकिन फिर भी इंडिया लौट आया था, वरना वो 4-5 दिन आराम करने के बाद ही आता जब उसकी चोटें ठीक हो जाती। एयरपोर्ट पर गाड़ियों का काफिला तैयार था जो सिटी हॉस्पिटल की तरफ निकलने वाला था। अभय ने गार्ड से पूछा, क्या हुआ है? गार्ड ने जवाब दिया, मैडम बहुत रोई हैं, उनकी सांस रुक गई थी, इसलिए उन्हें एडमिट किया गया है। आपकी फैमिली भी आई थी, अब जा चुकी है। उनकी माँ और भाई हॉस्पिटल में है। अभय ने अपने आदमियों से कहा, पूरा हॉस्पिटल सील कर दो, मानवी का पूरा फ्लोर भी। मुझे उसके कमरे में कोई नहीं चाहिए, उसकी फैमिली भी नहीं। उसके आदमी तुरंत काम पर लग गए। जब वे सिटी हॉस्पिटल पहुंचे तो 15 मिनट में पूरा हॉस्पिटल सील हो गया। तरुण और चंद्रिका जी हैरान रह गए। अचानक 15-20 लोग आकर उन्हें कमरे से बाहर निकालने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पूरा फ्लोर खाली करवा दिया गया था, वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। तरुण को समझ आ गया कि ये सब अभय नहीं किया है। वो गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखकर बोला, अब क्या करेंगे इस लड़के का? लौट कर आ रहा है तो हमें ही बाहर निकाल रहा है। चंद्रिका जी ने शांत स्वर में कहा, जो करना है बाद में करना, गुस्से में हम कुछ नहीं करेंगे। मुझे बस जानना है ये कहाँ था और मानवी के लिए क्या करता है। अभी चुपचाप बैठो। वे दोनों नीचे वाले फ्लोर पर आ गए। गार्ड्स ने उन्हें घेर रखा था। मानवी के कमरे में माइकल की मदद से अभय अंदर आया और पास रखी स्टूल पर बैठ गया। उसके चेहरे पर भले ही चोट न दिख रही हो, लेकिन उसकी बॉडी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ चोट न हो। उसने ओवरकोट पहना हुआ था जिससे उसकी खून से भरी व्हाइट शर्ट छुपी हुई थी। अभय ने अपना हाथ बढ़ाकर मानवी के चेहरे को छुआ जो बहुत कमजोर लग रही थी। उसने धीरे से कहा, मानवी आंखें खोलो, देखो मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास। अभय के टच को महसूस करते ही मानवी ने अपनी आंखें खोल दी थी। उसने भीगी हुई नजरों से अभय को देखा और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वो बोली, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, चले जाइए यहाँ से। अभय के चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। वो पहले से ही बहुत दर्द में था। ऊपर से मानवी के इस व्यवहार ने उसे और तकलीफ दी। उसे हल्का सा गुस्सा भी आ रहा था। 5 घंटे का सफर उसके लिए जैसे दुनिया का सबसे लंबा सफर बन गया था। वो इतने दर्द में होने के बावजूद यहाँ आया था और अब मानवी उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। अभय बेड पर बैठ गया और मानवी की तरफ थोड़ा झुककर बोला, अभी मुझसे बात नहीं करोगी? मानवी ने अपना चेहरा सीधा किया। अभय उसके काफी करीब था। अचानक उसने अभय का चेहरा पकड़ते हुए कहा, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, आप मुझे छोड़कर गए थे, अब आपको मुझसे प्यार नहीं है। मानवी ने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया, जिससे अभय थोड़ी देर के लिए चुप रह गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसने मानवी का चेहरा थामते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है? इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जिसके लिए मैं जीता और मरता हूँ। मैं कहाँ गया था या क्यों गया था ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये सब किसने डाला? मानवी ने भीगी आंखों से देखा और बोली, तो फिर मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैंने इतने मैसेज किए। मैं नहीं बात करूंगी आपसे, चले जाइए यहाँ से। अभय ने उसका चेहरा पकड़कर उसके माथे को किस किया और धीमे से बोला, मानवी। वो अचानक उठकर अभय से लिपट गई। अभय दर्द में था। उसके मुंह से हल्की सी आवाज निकल गई। मानवी को महसूस हुआ कि कुछ सही नहीं है। उसने ध्यान से अभय को देखा, फिर उससे दूर हो गई। अब उसकी नजर अभय के ओवरकोट और अंदर पहनी व्हाइट शर्ट पर गई जहाँ खून लगा हुआ था। उसने अपना हाथ वहाँ रखकर पूछा, खून कहाँ से आया? क्या मानवी को पता चल जाएगा अभय का सच? क्या चंद्रिका जी अभय की मानवी से शादी नहीं होने देंगी? रोमांस और सस्पेंस से भरी इस कहानी में खुलेंगे अतीत के गहरे राज। बस और सुनते रहें हिज सीक्रेट ऑब्सेशन, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। मानवी अचानक अभय से लिपट गई। अभय दर्द में था। उसके मुंह से हल्की सी आवाज निकल गई। मानवी को महसूस हुआ कि कुछ सही नहीं है। उसने ध्यान से अभय को देखा, फिर उससे दूर हो गई। अब उसकी नजर अभय के ओवरकोट और अंदर पहनी व्हाइट शर्ट पर गई जहाँ खून लगा हुआ था। उसने अपना हाथ वहां रखकर पूछा, ये खून कहाँ से आया? अभय को पता ही नहीं था कि उसकी शर्ट खून से भीग गई थी। मानवी की फिक्र में वो अपना दर्द भूल गया था। मानवी ने जल्दी से अभय की शर्ट खोलने की कोशिश की, लेकिन अभय ने उसे रोकते हुए मुस्कुराकर कहा, इन सब के लिए अस्पताल ठीक जगह नहीं है, ये सब हम घर जाकर कर सकते हैं। मानवी, जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लगभग रोते हुए बोली, यहाँ खून है, आपको चोट लगी है, मुझसे छिपा रहे हो ना? मानवी फिर से घबरा रही थी। अभय ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। माइकल, जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था, धीरे से बोला, सर को चोट लग गई थी, इसलिए उन्होंने आपका फोन नहीं उठाया। असल में माइकल बाहर नहीं गया था। वो बस कमरे के कोने में खड़ा था ताकि अगर अभय को कोई दिक्कत हो तो वो मदद कर सके। अभय ने उसे जाने को कहा था, लेकिन माइकल वहीं खड़ा था। मानवी ने मासूमियत से माइकल की तरफ देखा और कहा, तुम सच कह रहे हो? कहाँ चोट लगी है? मुझे क्यों नहीं बताया? अभय की छाती पर चोट के निशान थे और पेट पर लगी पट्टी खून से भर गई थी। उसने रोते हुए कहा, डॉक्टर को बुलाओ, प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। अभय ने उसके हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश की और बोला, मैं ठीक हूँ, चुप हो जाओ, देखो तुम्हारे सामने बैठा हूँ, बस थोड़ी सी चोट है। मानवी ने लगभग गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, डॉक्टर को बुलाओ। एक पल के लिए अभय और माइकल हैरान रह गए। आज पहली बार उन्होंने मानवी को गुस्से में देखा था। उसका चेहरा लाल हो गया था और वो तेज तेज सांस ले रही थी। माइकल जल्दी से बाहर चला गया। उसे समझ नहीं आया कि मानवी को इतना गुस्सा क्यों आ गया है, अभय की हालत देखकर या किसी और वजह से।
अभय ने मानवी को गले लगा लिया और अपना दर्द भूलकर उसे शांत करने में लग गया। मानवी बस रोती जा रही थी, उसके हाथों में खून लगा था। वो रोते हुए कह रही थी, आपने गलत किया, मुझे बताना था, आपने क्यों नहीं बताया। अभय के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान थी। दर्द इसलिए था क्योंकि उसे चोट लगी थी, लेकिन मुस्कान इस बात की थी कि मानवी उसे चाहने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बात कैसे कहे। डॉक्टर की टीम वहां आ गई। मानवी अभय से दूर हो गई और डॉक्टरों से बोली, देखिए इन्हें चोट लगी है, खून बह रहा है। डॉक्टर थोड़े घबराए हुए थे क्योंकि वे अभय के प्राइवेट डॉक्टर नहीं थे। अभय ने माइकल को इशारा किया, जिससे डॉक्टरों को चेकअप की इजाजत मिल गई। डॉक्टर ने डरते डरते अभय को चेक किया। मानवी के सामने वो पूरी शर्ट नहीं उतार सकता था, वरना वो और ज्यादा परेशान हो जाती। डॉक्टर ने कहा, सर ठीक है, बस उन्हें आराम की जरूरत है और आपको भी। मुझे लगता है आपको सोना चाहिए। हम सर को दूसरे कमरे में ले जाकर चेक कर सकते हैं, उनकी पट्टी भी बदलनी है। मानवी मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए अभय ने सबको वहां से भेजकर उसे बेड पर लिटाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। मानवी लेट गई और अभय की तरफ देखकर बोली, आप जाओ, अपनी पट्टी करवाओ, जल्दी वापस आना, मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता। अभय मुस्कुराया और माइकल की मदद से बाहर चला गया। मानवी को अब तक नहीं पता था कि अभय किस तरह की लड़ाई लड़कर आया था। उसे बस यही लगता था कि कोई एक्सीडेंट हुआ है। दूसरे कमरे में डॉक्टर अभय की हालत देखकर परेशान थे। माइकल ने उन्हें बुलाया था। डॉक्टर जब उसे इंजेक्शन देने लगे तो अभय ने मना कर दिया। तभी तरुण और चंद्रिका जी वहां आ गए। गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वे अंदर आ गए थे। तरुण गुस्से में था और चंद्रिका जी मानवी की शादी को लेकर बात करने आई थी, लेकिन सामने का नजारा देखकर दोनों चौंक गए। अभय बिना शर्ट के बैठा था, उसकी पीठ और छाती पर चोट के निशान थे, पेट से खून बह रहा था। चंद्रिका जी घबरा कर बोली, ये क्या हुआ? उन्होंने डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, तुम इलाज करना जानते भी हो, देखो कितनी चोट लगी है। डॉक्टर ने परेशान होकर कहा, ये इंजेक्शन नहीं ले रहे क्योंकि इन्हें मैडम के पास वापस जाना है। हम पिछले 5 घंटे से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मान ही नहीं रहे। चंद्रिका जी और तरुण का गुस्सा कम हो गया था। उन्हें अब समझ आ गया था कि अभय मानवी के लिए कितना पागल है। वे चुप हो गए, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। तरुण ने अभय की तरफ देखकर कहा, इंजेक्शन लेने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें आराम की जरूरत है। और रही बात मानवी की, तो वो ठीक है, हम सब उसके पास हैं। अभय ने कुछ नहीं कहा, वो वैसे भी कम ही बोलता था। चंद्रिका जी ने ध्यान से उसे देखा और बोली, मैं बाद में आती हूँ, तुम अपनी ड्रेसिंग करवाओ, लेकिन एक बात समझ लो, तुम अब मानवी के लिए बहुत जरूरी हो चुके हो, इसलिए तुम्हें जल्दी ठीक होना पड़ेगा। अभय चुपचाप रहा। चंद्रिका जी और तरुण वहां से चले गए। अभय ने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, जो करना है जल्दी करो। वो बेड पर लेट गया। डॉक्टर ने लंबी सांस ली और ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। जहाँ टांके लगाने की जरूरत थी वहाँ टांके लगाए। उन्होंने अभय को नींद का इंजेक्शन दे दिया ताकि वो आराम कर सके। माइकल ने भी राहत की सांस ली क्योंकि अब मानवी आ चुकी थी और अभय को संभाल सकती थी। इधर चंद्रिका जी और तरुण वापस मानवी के कमरे में गए। मानवी सो रही थी। वो थोड़ी देर के लिए उठी थी, फिर दोबारा सो गई। चंद्रिका जी ने मानवी की तरफ देखकर कहा, अब फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या चाहते हैं, असली बात यह है कि मानवी क्या चाहती है, और वो सिर्फ अभय ही है। अगर हमें मानवी को सुरक्षित रखना है तो उसे अभय के पास ही रहना चाहिए। मुझे लगता है इन दोनों की शादी जल्दी करवा देनी चाहिए। तरुण ने भी सिर हिलाया। दोनों पहले गुस्से में थे, लेकिन माइकल ने उन्हें समझाया कि अभय ये जंग मानवी के लिए जीत कर लौटा है। अब मानवी को कोई हरा नहीं सकता, कोई उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। चंद्रिका जी थोड़ी इमोशनल हो गई। उन्हें समझ आ गया था कि अभय ने अभी से ही मानवी को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया है। अगली सुबह अस्पताल में मानवी की आंख खुली तो उसकी माँ और भाई वहीं थे। चंद्रिका जी ने तरुण को घर भेज दिया था ताकि वो चेंज करके मानवी और उसके कपड़े ले आए। उन्होंने इंद्राणी जी को भी फोन कर दिया था, जो थोड़ी देर में आने वाली थी। मानवी का खाना भी घर से ही आ रहा था। मानवी ने अपनी माँ की तरफ देखा और धीरे से पूछा, क्या मैं सर के पास जा सकती हूँ? चंद्रिका जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, ऐसे ही जाओगी? पहले अच्छे से चेंज कर लो, कपड़े आ रहे हैं, फ्रेश हो जाओ, फिर चली जाना। वैसे भी वो अभी सो रहे होंगे, उन्हें भी चोट लगी है। मानवी ने उदासी से कहा, हाँ उन्हें चोट लगी है, उन्होंने बताया एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन मुझे बताया ही नहीं। पहले बताते तो मैं इतना नाराज भी नहीं होती। चंद्रिका जी उसके पास बैठ गई और उसके बाल ठीक करते हुए बोली, एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई इंसान तुमसे बहुत प्यार करता है और थोड़े वक्त के लिए दूर चला जाए तो उसका प्यार कम नहीं होता। अगर तुम्हें कभी लगे कि वो तुमसे दूर है तो मुझसे या अपने पापा से बात कर सकती हो। फोन पर अजीब चीजें मत सर्च किया करो, इससे सब परेशान हो जाते हैं। तुम्हारी दादी की तबीयत भी खराब हो गई थी। मानवी ने सिर झुकाकर कहा, मुझे नहीं पता था ऐसा भी होता है। उन्होंने फोन नहीं उठाया तो मैं क्या करती? चंद्रिका जी मुस्कुरा दी। उन्हें समझ आ गया था कि मानवी के दिल में अब अभय के लिए फीलिंग्स आ गई हैं। थोड़ी देर बाद तरुण फ्रेश होकर आया और इंद्राणी जी भी आ गई। इंद्राणी जी ने मानवी को गले लगाया और प्यार से डांटा भी। आज से उसका फोन पर बेकार चीजें सर्च करना बंद कर दिया गया था। मानवी तरह तरह के मुंह बना रही थी। जब वो चेंज करके आई तो उसे भूख लगी थी। खाना देखकर वो टूट पड़ना चाहती थी, लेकिन डब्बा खोलते ही उसका मुंह बन गया। उसमें सलाद और सूप था। रोने जैसी शक्ल बनाकर उसने दादी की तरफ देखा। इंद्राणी जी हंसते हुए बोली, आज का दिन ये खा लो, कल तुम्हें पराठे मिलेंगे। अगर नहीं खाओगी तो छुट्टी नहीं मिलेगी, सोच लो। मानवी ने नखरे किए, लेकिन आखिरकार सूप खत्म कर ही लिया। उसकी नजर बार बार दरवाजे पर थी, कहीं अभय आ जाए, लेकिन वो नहीं आया। डिस्चार्ज मिल गया था। तरुण दवाइयां लेने चला गया और इंद्राणी जी, चंद्रिका जी डॉक्टर के पास थे। मानवी जल्दी से अभय के कमरे की तरफ भाग गई।
पूरा फ्लोर लगभग खाली था। माइकल ने मुस्कुराकर मानवी को देखा और कहा, बॉस अंदर है, मिलना चाहो तो आ जाओ। मानवी ने हंसते हुए कहा, हाँ मैं मिलना चाहती हूँ। माइकल मुस्कुरा दिया। कल तक जो लड़की रो रो कर परेशान थी, आज कितनी खुश थी। माइकल ने दरवाजा खोला। अंदर अभय उठ चुका था। एक डॉक्टर उसकी पट्टी कर रहा था। अभय ने शर्ट नहीं पहनी थी और एक नर्स डॉक्टर की मदद कर रही थी। मानवी ने नर्स को घूर कर देखा। वो अभय की पर्सनल टीम थी। वही डॉक्टर थी जो सिर्फ अभय के लिए टीम में थी, लेकिन अभय उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। मानवी ने मुंह बनाकर माइकल से पूछा, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? माइकल ने देखा और बोला, वो डॉक्टर के साथ है। मानवी मुंह बनाकर जल्दी से अभय के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। अभय अपने फोन पर कुछ देख रहा था। उसने पलट कर देखा तो उसकी जिंदगी सामने खड़ी थी। पहली बार उसने उसे इस तरह देखा था। अभय ने कुछ नहीं कहा। मानवी ने उसका चेहरा छुपाकर पूछा, अब ठीक हो? डॉक्टर अंकल ने इंजेक्शन तो नहीं दिया ना? अगर दिया तो मुझे बताना, मैं दादी को बताऊंगी, वो इन्हें डांट देंगी। डॉक्टर डरते हुए सोच रहा था, क्या ये माफिया कम था जो अब ये भी आ गई? उसने तो इलाज ही किया था। वही नर्स भी गुस्से से मानवी को देख रही थी, क्योंकि उसने सुना था कि अभय के पास कोई लड़की आ नहीं सकती। तो ये कौन है? क्या नर्स और मानवी की होने वाली है टक्कर? क्या अब अभय और मानवी की जिंदगी में सब कुछ हो जाएगा ठीक? रोमांस और सस्पेंस से भरी इस कहानी में खुलेंगे अतीत के गहरे राज। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहें हिज सीक्रेट ऑब्सेशन, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। मानवी ने अभय के चेहरे को छूते हुए पूछा, आप ठीक हो? डॉक्टर अंकल ने इंजेक्शन तो नहीं दिया? अगर दिया तो मुझे बताना, मैं दादी को बताऊंगी, वो उन्हें डांट देंगी। डॉक्टर डरते हुए सोच रहा था कि क्या माफिया कम था जो अब ये भी आ गई है? उसने तो बस इलाज किया है, फिर उसे क्यों डांटना है? वहीं नर्स जैसी दिखने वाली महिला डॉक्टर गुस्से से मानवी को देख रही थी। उसने सुना था कि अभय के पास कोई लड़की आ नहीं सकती, तो फिर ये कौन है? ऊपर से ये थोड़ी बच्ची जैसी मासूम लग रही थी। उसने घूर कर मानवी की तरफ देखा, क्योंकि मानवी ने अभय का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। अभय के जख्मों पर पट्टियां लग चुकी थी। मानवी को ज्यादा पता नहीं चल रहा था कि उसे कितनी चोट लगी है, पर इतना समझ आ गया था कि चोट गहरी है। शायद अभय को एडमिट करना चाहिए था, पर वो मानने वाला नहीं था। सिंह परिवार को उसने कह दिया था कि उसके परिवार को इस चोट के बारे में ना बताया जाए, लेकिन चंद्रिका जी ने कहा कि उन्हें बताना चाहिए। उसे इस वक्त आराम और परिवार की जरूरत है। कुछ देर बाद रायजादा परिवार भी वहाँ आ गया अभय को लेने के लिए। मानवी चुपचाप डॉक्टर की तरफ देखती रही, जैसे कहना चाहती हो कि इस महिला डॉक्टर को बाहर ले जाओ। मानवी ने नाराजगी से कहा, इसे यहाँ से लेकर जाओ, ये मुझे ऐसे देख रही है जैसे खा जाएगी। डॉक्टर ने हैरान होकर पूछा, किसे लेकर जाना है मैडम? मानवी ने महिला डॉक्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे जो मुझे घूर रही है। अभय ने माइकल की तरफ देखा, जैसे आंखों से इशारा किया। माइकल आगे आया और महिला डॉक्टर से बोला, मैडम आप बाहर चलिए। दूसरा डॉक्टर खुद से बड़बड़ाया, इस लड़की को कितनी बार समझाया है, बॉस की तरफ मत देखा करो। लगता है आज बॉस की क्वीन को नाराज कर दिया। वो भी वहां से चला गया। मानवी वहीं पड़ी शर्ट अभय को पहनाते हुए बोली, वो आपको ऐसे देख रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। अभय ने अपना फोन रखा, मानवी की कमर पकड़कर उसे पास किया और उसके चेहरे को देखा, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो शर्ट पहनने के मूड में नहीं था। उसने अचानक मानवी के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। मानवी शर्ट लेकर खड़ी थी। अचानक उसके होंठ लॉक हो गए। उसका दिमाग सुन्न हो गया। 5-6 दिन बाद अभय उसे किस कर रहा था। दोनों को सुकून मिला। ये कैसा था, दोनों को समझ नहीं आया। एक लंबी किस के बाद अभय को मानवी को छोड़ना पड़ा, क्योंकि मानवी सांस नहीं ले पा रही थी। उसने अभय के कंधे पर हल्का सा मारा, जिससे अभय को थोड़ा दर्द हुआ। अभय ने उसे हल्का सा दूर किया। वो लंबी लंबी सांस लेते हुए नाराजगी से उसे देख रही थी। दोनों पास खड़े थे कि तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। मानवी थोड़ा दूर हो गई। माइकल अंदर आया और उसके साथ पूरा परिवार भी। सब लोग ये देखकर घबरा गए। उन्हें लगा कि उन्हें अभय से गुस्सा होना चाहिए, लेकिन उसकी हालत देखकर सब डर गए। सिर्फ भास्कर जी को पता था कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ। बाकी सबको यही बताया गया था कि एक्सीडेंट है। भास्कर जी जानते थे कि उनका पोता एक मौत की लड़ाई लड़कर लौटा है। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। फाल्गुनी जी इमोशनल हो गई। उन्होंने डांटते हुए कहा, तुम्हारा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, हमें बताना चाहिए था। अभय कुछ नहीं बोला। मानवी मुंह बनाकर बोली, मुझे भी नहीं बताया इन्होंने माँ। उसने बहाव में फाल्गुनी जी को माँ कह दिया। सब लोग मानवी की तरफ देखने लगे, यहाँ तक कि अभय भी। अभय को इन्होंने सुनकर एक अलग सी खुशी मिली। वहीं तारा अपने भाई को देखकर उदास थी। वो पूरी रात अपने भाई को कोस रही थी, लेकिन उसका भाई कितने दर्द में था ये अब समझ आ रहा था। सब लोग मानवी की तरफ देख रहे थे। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी क्या कहा था। फाल्गुनी जी मुस्कुराई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अभय के दिल को अजीब सा सुकून मिला होगा, वरना ये लड़की तो सर कहकर बुलाती थी। भास्कर जी सबकी तरफ देखते हुए बोले, हम डॉक्टर से बात कर लेते हैं, फिर अभय के साथ सबको घर ले चलते हैं। उन्होंने सिंह परिवार की तरफ देखकर कहा, आप लोग भी थोड़ी देर हमारे घर चलिए। मुझे लगता है मानवी को अभय के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए, इससे उसे अच्छा लगेगा। इंद्राणी जी और चंद्रिका जी मानवी को लेकर अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन भास्कर जी की बात सही लगी। नाराजगी अपनी जगह थी, पर अब सबको पता था कि अभय को चोट लगी थी। शायद इसी वजह से उसने फोन नहीं उठाया था। मानवी अभय को उसकी शर्ट पहनाती रही। ये देख सबको अच्छा लग रहा था कि वो उसकी देखभाल कर रही थी। डॉक्टर क्या कह सकते थे जब अभय पहले ही घर जाने को कह चुका था, इसलिए उन्होंने उसे छुट्टी दे दी थी। उसे व्हील चेयर पर बिठाना चाहिए था, पर वो चलकर जाना चाहता था।
माइकल ने उसे पकड़ा हुआ था और दूसरी तरफ तरुण ने चंद्रिका जी के कहने पर उसे पकड़ लिया था। ऐसा नहीं था कि वो चल नहीं पा रहा था, पर मानवी को परेशान करना उसे अलग सा सुकून दे रहा था। मानवी ने तरुण का हाथ हटाते हुए कहा, मैं पकड़ लूंगी। तरुण ने बहन की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, अभी तो इसकी शादी भी नहीं हुई और अभी से अपने पति की इतनी केयरिंग हो गई है। गाड़ियों का बड़ा काफिला रायजादा हाउस की तरफ निकल चुका था। इस बीच तारा का नेचर ठीक नहीं था। उसने तरुण की तरफ एक बार भी नहीं देखा। तरुण के दिल में घुटन हो रही थी। कल वो नाराज था, आज तारा उदास थी। उसे लग रहा था कि तरुण ने उसके साथ ठीक नहीं किया। कैसे चलेगा, ये सोचकर वो परेशान था। तरुण का मानवी के लिए नेचर बहुत पॉसेसिव था। वो उसे बच्चे की तरह ट्रीट करता था। तारा को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर वो हर बार उनके रिश्ते को दांव पर लगाएगा तो सही नहीं होगा। तरुण के दिल में तारा के लिए भी भावनाएं थीं। कल वो उदास था, इसलिए उसने वैसा बिहेव किया था। तारा उसकी तरफ देख नहीं रही थी। दोनों कार में साथ बैठे थे। तरुण ड्राइव कर रहा था, पास में उसके पिता थे, चंद्रिका जी वहीं थी, क्योंकि चंद्रिका जी ने कहा था कि तारा उनके साथ बैठ जाए। अभय की कार में मानवी और चिराग थे। चिराग आगे बैठा था, माइकल के साथ। पीछे मानवी और अभय आराम से बैठे थे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। बाकी सारी गाड़ियां भी घर की तरफ निकल गई थी। चिराग आज पहली बार रायजादा हाउस आ रहा था। घर बहुत खूबसूरत था। हारून अभी तक इंडिया लौट कर नहीं आया था, लेकिन उसे एक्सीडेंट की खबर मिल चुकी थी। शायद वो रात तक वापस आ जाता। मानवी अभय की तरफ देख रही थी। अभय अपने फोन में कुछ देख रहा था। उसने बड़ी बड़ी आंखों से अभय की तरफ देखते हुए पूछा, क्या आपको दर्द हो रहा है? अभय खामोशी से मानवी को देखने लगा। उसने अपनी उंगलियों में उसकी उंगलियां उलझाई और हल्का सा उसका हाथ दबा दिया। मानवी के मुंह से हल्की आह निकली। चिराग ने धीरे से कहा, क्या हुआ? मानवी ने मुंह बनाकर कुछ नहीं कहा। वो मानवी की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, मैं यहीं बैठा हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तो थोड़ी शर्म कर लो। मानवी को अजीब सी शर्म महसूस हुई। अभय बिल्कुल सामान्य लग रहा था। चिराग मुस्कुराया और अभय की तरफ देखकर बोला, जीजा जी थोड़ा सब्र कर लो, शादी तक हम यहीं बैठे हैं। जब वे लोग घर पहुंचे तो मानवी अभय को पकड़ रही थी। वैसे तो वो उसे संभाल नहीं पा रही थी, क्योंकि अभय का वजन ज्यादा था। मानवी बिल्कुल मासूम लग रही थी। मानवी, अभय और माइकल तीनों ऊपर उसके कमरे में चले गए। बाकी सब लोग हॉल में लगे सोफों पर बैठे थे। नौकर उनके लिए चीजें सर्व कर रहे थे। भास्कर जी ने इंद्राणी जी की तरफ देखकर कहा, मैं जानता हूँ आप नाराज होंगी, पर मेरा पोता ये सब जानबूझकर नहीं करता। इंद्राणी जी खामोश थी। उनके अंदर तूफान चल रहा था। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटी की तरह मानवी के साथ भी कुछ न हो जाए। तभी चंद्रिका जी बोली, मैं जानती हूँ अभय की कोई गलती नहीं है, बस इतना कहना चाहती हूँ कि मानवी बहुत सेंसिटिव है। मुझे नहीं पता आप लोग उसे कैसे हैंडल करेंगे, पर हम उसे बहुत प्यार से रखते हैं, क्योंकि गुस्सा नाम की चीज उसे पता ही नहीं है। वहीं तारा अपने कमरे में चली गई थी। तरुण का पूरा ध्यान उसकी तरफ था। वो मौका ढूंढ रहा था तारा से बात करने का, पर वो उसके पास भी नहीं आ रही थी। उसे फाल्गुनी जी की तरफ देखकर कहा, मुझे फ्रेश होना है। उन्होंने उसे नौकर के साथ भेज दिया। तरुण ने नौकर से तारा के कमरे के बारे में पूछा। नौकर ने कुछ नहीं कहा, बस रास्ता बता दिया और चला गया। तरुण तारा के कमरे के बाहर खड़ा था। उसने लंबी सांस लेकर दरवाजा खोला। रूम खुला था। तारा ने अंदर से कहा, आ जाओ। तरुण अंदर गया। तारा चुपचाप सोफे पर बैठी थी, हाथ में फोन पकड़े हुए। तारा ने सिर उठाकर देखा और नाराजगी से बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको जाना चाहिए। तरुण कुछ नहीं बोला। वो ध्यान से तारा को देखता रहा, फिर अचानक उसका हाथ पकड़कर खड़ा किया, उसे कसकर गले लगाया और अपना चेहरा उसके गले में छुपाते हुए बोला, आई एम सॉरी। क्या तारा तरुण को माफ करेगी? क्या अभय और मानवी की शादी की बातों के बीच आने वाला है कोई ट्विस्ट? रोमांस और सस्पेंस से भरी इस कहानी में खुलेंगे अतीत के गहरे राज। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहें हिज सीक्रेट ऑब्सेशन, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। तारा का रूम खुला था। तरुण ने दरवाजा खोला तो तारा ने अंदर से कहा, आ जाओ। तरुण अंदर गया। वो चुपचाप सोफे पर बैठी थी, हाथ में फोन पकड़े हुए। तारा ने सिर उठाकर देखा और नाराजगी से बोली, अब ये क्या कर रहे हैं? आपको जाना चाहिए। तरुण कुछ नहीं बोला। वो ध्यान से तारा को देखता रहा, फिर अचानक उसका हाथ पकड़कर खड़ा किया, उसे कसकर गले लगाया और अपना चेहरा उसके गले में छिपाते हुए बोला, आई एम सॉरी। तारा हैरान रह गई। वो तरुण से नाराज नहीं थी, बस थोड़ी हर्ट और परेशान थी अपने भाई की और मानवी की हालत देखकर। पर तरुण का इस तरह इमोशनल होकर माफी मांगना उसके दिल को छू गया। तरुण ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ रखा था। जैसे वो दूर चली जाएगी, तारा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने मन ही मन सोचा, मानवी की तरह ये भी बेवकूफ है, इन्हें पता ही नहीं कि लड़की को मनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सीधे आकर सॉरी बोल दिया। तारा ने उसकी पीठ पर हाथ रख दिया। ये देखकर तरुण और खुश हो गया। उसने उसे हल्का सा दूर किया, माथे को किस करते हुए कहा, आई एम सॉरी कल के लिए। मैं बहुत परेशान था। पहली बार मानवी को इस तरह देखा। वो बहुत मासूम है, बच्चे की तरह पाला है। मुझे अभय पर गुस्सा था और शायद मैंने तुम पर वो गुस्सा निकाल दिया। क्या मैं तुमसे माफी मांगकर सब ठीक कर रहा हूँ? तारा मुस्कुराई और बोली, आप भी मानवी की तरह बेवकूफ हो। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, पर थोड़ी परेशान हूँ। आपका बिहेव कल अच्छा नहीं लगा। आप अपनी बहन के लिए बहुत केयरिंग हो, ये अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे पीछे छोड़ दें। मैं बस हैरान थी कि आपने मुझे एक बार भी नहीं देखा।
जबकि मुझे खुद नहीं पता था कि भाई का एक्सीडेंट हुआ है या क्या हुआ है। अगर मुझे पता होता कि मानवी की हालत ऐसी होगी तो मैं उसे कभी नहीं कहती कि वो आपसे या आपके परिवार से ये बात छुपाए। मानवी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेरी इकलौती बेस्ट फ्रेंड है। तरुण ने उसके गालों को थामते हुए कहा, तुम बहुत समझदार हो। मानवी ऐसी नहीं है, वो बच्ची जैसी है। तुम सोच भी नहीं सकती कि अभय उसकी जिंदगी में किस हद तक इम्पोर्टेंट बन चुका है और उसे खुद भी इसका अंदाजा नहीं है। तारा मुस्कुराई और बोली, हाँ मुझे पता है। उसे ये भी नहीं पता कि उसे भाई से प्यार हो चुका है और जब तक उसे एहसास होगा तब तक शायद उनकी शादी भी हो जाएगी और शायद बच्चे भी। इतना कहते हुए खुद ही हंसने लगी। तरुण भी मुस्कुरा दिया। उसे खुशी थी कि तारा अब नाराज नहीं थी। वैसे भी उसे मनाना नहीं आता था। तरुण मुस्कुराकर बोला, क्या हम कहीं बाहर जा सकते हैं, किसी डेट पर? दूसरी तरफ माइकल अभय को उसके कमरे में छोड़कर चला गया था। मानवी ने अभय को आराम से बेड पर लिटा दिया था और खुद चुपचाप खड़ी थी। उसका ध्यान कमरे में लगी उस पेंटिंग पर था जो अभय ने बनाई थी। वो उसे गौर से देख रही थी। अभय ने अपना एक हाथ फैलाया और मानवी को अपने पास बुला लिया। उसके एक हाथ पर ज्यादा चोट थी लेकिन दूसरा हाथ ठीक था। उसने अचानक मानवी को अपनी ओर खींच लिया जिससे वो उसके ऊपर आ गई। मानवी ने डरते हुए कहा, आपको चोट लग जाएगी। अभय मुस्कुराया और उसके गालों को छूते हुए बोला, थोड़ा सा रोमांस करें, बहुत दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। मानवी ने उसके बंधे हुए हाथ की तरफ देखा, मुंह बनाते हुए बोली, इस टूटे हुए हाथ से रोमांस करना है? इतना कहकर वो हंसने लगी। अभय उसकी मुस्कान में खो गया था। उसे लगा मानवी जितनी मासूम है उतनी ही खूबसूरत भी है। उसके मन में आया कि मानवी उसकी किस्मत में लिखी है, वो उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। उसने तय किया कि कभी उसे अपनी सच्चाई नहीं बताएगा क्योंकि मानवी कभी नहीं जान सकती थी कि वो असल में कौन है। अभय ने हल्के से उसके गालों को किस करते हुए कहा, आज यहीं रह जाओ मेरे पास। मानवी ने कुछ नहीं कहा। वो अपने घर जाना चाहती थी। वो भी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। उसकी पलकें झुकी थी और उसे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। अभय ने ध्यान से देखते हुए कहा, अच्छा मेरी अलमारी से मेरे लिए एक शर्ट ले आओ, ये खराब हो गई है। मानवी ने उसे ठीक से बिठाया, उसके पीछे तकिया लगाया और अलमारी की तरफ चली गई। इतने सारे कपड़े देखकर वो हैरान रह गई। समझ नहीं पा रही थी कौन सी शर्ट ले। उसने एक ब्लैक शर्ट उठाई और बाहर आ गई। अभय आराम से बैठा था, शर्ट के बटन खोलने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो ये सब जानबूझकर कर रहा था। वो चाहता था कि मानवी उसकी मदद करे। केयर और प्यार किसे नहीं चाहिए। शायद अभय को भी इसकी आदत होने लगी थी। अभय ने ऐसे दिखाया जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। मानवी जल्दी से उसके पास आई, उसकी शर्ट उतारी और दूसरी पहनाने लगी, लेकिन हर बार अभय हल्की आवाज निकालकर उसे डरा देता। मानवी परेशान होकर बोली, मुझे लगता है मुझसे ये नहीं होगा, मैं नीचे से किसी को बुला लाती हूँ। अभय ने उसका हाथ पकड़कर फिर से उसे अपने पास खींच लिया और उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, तुमसे बहुत कुछ हो सकता है, बस तुम चाहती नहीं हो। क्या तुम्हारा मन नहीं करता मुझे किस करने का, मुझे बाहों में भरने का, जैसे मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ? मानवी अभय की आंखों में अपने लिए बेपनाह प्यार देख सकती थी, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वो भी अभय से प्यार करती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बात अभय को कैसे बताए। उसने धीरे से कहा, वो यहाँ जाएगा, अब चुप रहो। धीरे धीरे अभय मानवी के होठों की तरफ बढ़ रहा था। दोनों एक दूसरे के करीब आ ही रहे थे कि तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ये देखकर मानवी तुरंत दूर हो गई। अभय की आंखों में गुस्सा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई उनके बीच आ जाए। कुछ देर बाद फाल्गुनी और चंद्रिका जी कमरे में आई। अपने बेटे की चोटें देखकर फाल्गुनी जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अभय ने मानवी की तरफ देखकर कहा, ये शर्ट पहना दो। इस बार मानवी ने बिना कुछ कहे चुपचाप शर्ट पहना दी। फाल्गुनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हारी दादी नीचे बुला रही हैं। मानवी ने अभय की तरफ देखा। उसने भी जाने का इशारा किया। शायद वो समझ गया था कि चंद्रिका जी उससे कुछ बात करना चाहती है। मानवी के जाने के बाद चंद्रिका जी ने लंबी सांस ली और बोली, कैसे हो तुम? अभय चुप रहा। चंद्रिका जी ने एक फाइल अपने पर्स से निकालकर उसके सामने रखते हुए कहा, ये कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मानवी का सच जानो। मुझे पता है तुम्हें बहुत कुछ पता है, लेकिन जिस दिन उसकी माँ लौट कर आएगी उस दिन मेरा या परिवार का कोई भी सदस्य मानवी पर हक नहीं जता पाएगा। चंद्रिका वहां से चली गई। उसके जाने के बाद फाल्गुनी जी को समझ नहीं आया कि अभय और चंद्रिका किस बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने अभय की तरफ देखा और पूछा, तुम ठीक हो? अभय ने फाइल खोलकर देखी। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और चेहरे पर हल्की डरावनी मुस्कान आ गई। फाल्गुनी जी नीचे जाते हुए बोली, जितनी जल्दी हो सके शादी की डेट रख लेते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों एक दूसरे के बिना रह सकते हो। वहीं दोपहर में मानवी अपने घर चली गई थी। घर पहुंचकर नहाने के बाद वो सो गई थी क्योंकि दवाइयों की वजह से उसे नींद आ रही थी। तरुण अपने कमरे में था और तारा के साथ डेट पर जाने के लिए कोई जगह तलाश कर रहा था। इधर चंद्रिका जी और तुषार शादी की प्लानिंग में लग गए थे। उन्होंने तय कर लिया था कि महीने के अंत तक शादी कर देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मानवी को बचाने का यही एक तरीका था। इंद्राणी जी थोड़ी परेशान थी। उन्हें याद आया जब नायरा रोते हुए घर आई थी और बोली थी कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ ये सब किसने किया। बहुत पूछने पर जो उसने बताया वो इतना भयानक था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। इंद्राणी जी अपनी बेटी को याद करके इमोशनल हो गई। उन्हें लगता था कि नायरा की हर आदत, हर शरारत मानवी में है। अगर मानवी चली जाएगी तो ये घर कितना सूना हो जाएगा। हर कोई अपने अपने ख्यालों में डूबा था, लेकिन किसी को भी असली सच नहीं पता था। दूसरी तरफ अद्विक अपने घर पर किसी बूढ़े आदमी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। वो आदमी काफी खतरनाक नजर आ रहा था।
अद्विक मुस्कुराते हुए उससे बता रहा था कि कॉलेज में उसे एक बहुत खूबसूरत लड़की मिली है जिसे वो पसंद करता है। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, तो फिर उससे शादी कर लो या उसे उठा कर ले आओ। अद्विक चिढ़कर बोला, डैडी ये क्या बात हुई? मैं उसे पसंद करता हूँ, उसे प्यार करूंगा। अभी दोनों छोटे हैं, शादी कैसे कर सकते हैं? अपनी बातें अपने पास रखा करो। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, पता नहीं तुम किस पर गए हो, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। इतना कहकर उसने कॉल काट दी। अद्विक मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता हूँ आप मेरे लिए बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन मैं आप जैसा नहीं हूँ, शायद इसलिए कि मैं आपका खून नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि एक दिन आपको अपना परिवार मिल जाएगा। मैं भी आपके साथ और अपने लोगों के साथ खुश रहूंगा। हम सब साथ रहेंगे, कितना अच्छा होगा। क्या करेगा अद्विक जब उसे पता चलेगा मानवी और अभय का सच? आखिर मानवी की जिंदगी का ऐसा कौन सा सच था जिससे चंद्रिका उसे अभय के हाथों सौंपना चाहती थी? रोमांस और सस्पेंस से भरी इस कहानी में खुलेंगे अतीत के गहरे राज। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहें हिज सीक्रेट ऑब्सेशन, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आज मानवी पूरे 1 हफ्ते बाद कॉलेज जा रही थी। वैसे तो उसने मेडिकल लीव ले ली थी, डॉक्टर ने भी कहा था कि उसे 1 हफ्ते तक रेस्ट की जरूरत है। जब मानवी कॉलेज पहुंची तो तारा वहीं थी। तारा ने हंसते हुए उसे गले लगा लिया और बोली, तुम कब सुधरोगी? पता नहीं कब बड़ी होगी। मुझे तो डर है जब तुम्हारी शादी होगी और बच्चे होंगे तब तुम उनके साथ क्या क्या कांड करोगी। मानवी ने मुंह बनाते हुए कहा, बच्चे कैसे होंगे? मैं तो खुद अभी छोटी हूँ। दादी कहती है जब बड़े हो जाओ तभी बच्चे करने चाहिए ताकि जिम्मेदारी समझ सको। तारा ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारी दादी पता नहीं तुम्हें क्या क्या सिखाती रहती है। बड़ी हो जा मेरी माँ। मेरे भाई का क्या होगा? वो तो सोच रहा है तुमसे शादी करके एक बच्चा गोद ले ले। दोनों हंसते हुए एक दूसरे की टांग खींच रही थी। तभी अकीरा भी वहाँ आ गई। उसने कहा, शुक्र है तुम्हारे दर्शन हुए। कितने दिनों बाद कॉलेज आई हो, ऐसा क्या हो गया था? मानवी ने मुंह बनाकर जवाब दिया, मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, दादी ने आने नहीं दिया। ऊपर से दादाजी ने मेरी छुट्टी भी बढ़वा दी। अकीरा हंसते हुए बोली, तुम्हारा सही है, अपने ससुराल वालों के कॉलेज में पढ़ने आती हो, मस्ती करती हो। तीनों हंसते हुए अंदर जा रही थी। तभी उनकी नजर अद्विक पर पड़ी जो मुस्कुरा रहा था। अद्विक के चेहरे पर खुशी थी क्योंकि मानवी वापस कॉलेज आई थी। वो बीच में एक बार उसके घर भी गया था पता करने की वो क्यों नहीं आ रही। तब उसे पता चला कि मानवी की तबीयत खराब थी। तारा को अद्विक से थोड़ी अजीब फीलिंग आती थी, लेकिन वो नेगेटिव नहीं थी। उसे लगता था अद्विक मानवी के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा है। वो मानवी के लिए अलग बिहेव करता था, बाकी सबके लिए सख्त, लेकिन मानवी के लिए मुस्कुराता भी था। तारा समझने की कोशिश करती थी पर उसे समझ नहीं आता था। वहीं अकीरा के मन में अद्विक के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन वो कह नहीं पाती थी क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से थी और अद्विक बहुत अमीर था। सब क्लास में चले गए। अब उनका एक अच्छा ग्रुप बन गया था। सुप्रिया, अद्विक और अर्णव भी तारा के ग्रुप में शामिल हो गए थे। ये 6 दोस्त पूरे कॉलेज में फेमस हो गए थे। सब अमीर घरों से थे, सिर्फ अकीरा को छोड़कर, लेकिन वो भी उनके साथ खुश रहती थी क्योंकि ये लोग उसे अपनापन महसूस कराते थे। अकीरा कभी कभी अद्विक को चोरी चोरी देख लेती थी और किसी को पता भी नहीं चलता था। वहीं अद्विक भी कभी कभी मानवी को देख लेता था। सब कुछ उलझा हुआ सा था। क्लासेस खत्म होने के बाद लंच ब्रेक हो गया। अद्विक और उसका ग्रुप जल्दी चले गए क्योंकि उनकी एक परफॉर्मेंस थी। मानवी और तारा शादी की बातों में लग गए। क्या पहनना है, क्या लेना है, शादी की डेट भी फिक्स होने वाली थी। मानवी खाने के लिए समोसा लेने गई तो अकीरा ने तारा से पूछा, मुझे एक बात बताओ, क्या मानवी को असली में शादी का मतलब पता है और तुम्हारा भाई उसे शादी कर रहा है? ये जोड़ी थोड़ी अजीब नहीं है? तारा हंसते हुए बोली, हाँ फिर कोई बात नहीं, भाई सब समझा देंगे और तुम इसे इतना मासूम मत समझो, ये बहुत चालाक है। भाई के सामने तो बहुत नखरे करती है। अकीरा ने आंखें चढ़ाते हुए कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हारे भाई के सामने तो इसकी हवा टाइट हो जाती है। मुझे लगता है ये फंसने वाली है तुम्हारे भाई के साथ। उसे देखकर तो सब बच्चे डर जाते हैं, यहाँ तक कि टीचर्स भी। ये मासूम सी पता नहीं कैसे झेलेगी उसे। तारा ने मुंह बनाकर कहा, कैसे झेलेगी ये तो इसे या भाई को ही पता होगा। अकीरा बोली, बेशर्मो तुम कुछ भी बोल देती हो। तारा हंसने लगी। सच तो यही था कि मानवी की अभय के सामने हमेशा घबराहट रहती थी। रात को मानवी ने अभय से वीडियो कॉल पर बात की। अब वो काफी ठीक था। मानवी ने उससे वादा लिया था कि वो ऑफिस नहीं जाएगा और ना ही कार चलाएगा। अभय गुस्से में था, लेकिन क्या करता, मानवी ने उसे अपनी कसम दे रखी थी। वो सारे काम घर से ही कर रहा था, सारी मीटिंग्स भी वहीं से। वो मानवी से नाराज तो था, पर वीडियो कॉल पर उसे खूब सुनाता भी था, जिससे मानवी शर्म से लाल हो जाती थी। उधर अद्विक अपने डैड से बात कर रहा था और मानवी के बारे में बता रहा था। उसके डैड हंसते हुए बोले, अब तो इंडिया आना पड़ेगा। लगता है उस लड़की से मिलना जरूरी है जिसने मेरे बेटे को पागल कर दिया है। अद्विक को अडॉप्ट किया गया था। उसके अपने माता पिता नहीं थे। सुप्रिया भी अडॉप्टेड थी। वे दोनों भाई बहन नहीं थे, लेकिन ग्रुप में अच्छे से परफॉर्म करते थे, इसलिए एक दूसरे को भाई बहन कह देते थे। अर्णव अद्विक और सुप्रिया से थोड़ा अलग था। वह अद्विक के पिता के मैनेजर का बेटा था। बचपन में ही तीनों का ग्रुप बन गया था। तीनों बहुत शरारती थे और मस्ती में रहते थे। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि तीनों को गाना गाने का बहुत शौक था। अद्विक ने अपने डैड से बात खत्म करते हुए फोन रख दिया था। उसे पता था कि उसके डैड आम इंसान नहीं है, वे बहुत बिजी रहते हैं। इसी दौरान वेदांत मलेशिया से लौटकर इंडिया आ चुका था। वो इंडिया में ही रहता था, लेकिन एक नई पहचान के साथ। अब वो पूरी तरह ठीक हो चुका था।
उसने अपने पीए से कहा, मेरी मीटिंग फिक्स करो, मुझे जल्दी से जल्दी वो सब चाहिए जो मेरा है। मैं अपनी जिंदगी का हर हक वापस लूंगा। वेदांत के मन में बदला लेने की आग थी। उसने कहा, सालों पहले जो हुआ उसकी सजा अब मिलने वाली है। मुझे उसे ढूंढना है जिसे उसने छिपा कर रखा है। पीए थोड़ा घबराया और बोला, ये इतना आसान नहीं है। हमने पहले भी कोशिश की है, लेकिन वो कभी मीटिंग के लिए तैयार नहीं होते। वेदांत नाराज होकर बोला, भास्कर रायजादा मुझे नाराज कर रहे हैं। मुझे नहीं पता वो किस घमंड में है। हारून इंडिया लौटा है या नहीं पता करो। मुझे उसे अपने हाथों में लेना होगा, क्योंकि वही एक चाबी है जो मुझे रायजादा खानदान तक पहुंचा सकती है। मुझे उसे ढूंढना है। वो मेरे लिए बम के धमाके जैसा है। वो मुझे बर्बाद कर सकता है। इतना कहकर वेदांत हंसने लगा। पीए वहां से चला गया और मन में सोचा कि वेदांत जिस इंसान का फायदा उठाना चाहता है वह उसकी अपनी बहन है। 9 साल पहले हुए हादसे ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी थी, लेकिन शायद इन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता था। इधर माइकल अभय के कमरे में आया। वो थोड़ा नर्वस था। अभय ने बिना किसी भाव से पूछा, क्या हुआ? माइकल घबराकर बोला, उसने फिर से मूवमेंट की है। डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन मैंने खुद कैमरा चेक किए हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या उनकी लोकेशन बदल दें? अभय की आंखें लाल हो गई। वो बहुत ठंडा हो गया। उसने गुस्से में कहा, हारून को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। मैं उसके आने का इंतजार नहीं कर सकता, वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। हारून अभी तक इंडिया नहीं लौटा था। वो किसी जरूरी काम से विदेश में था। माइकल परेशान होकर बोला, आप ये क्या करना चाहते हैं मैं मानता हूँ, लेकिन आपके भाई जीने की उम्मीद छोड़ देंगे जब उन्हें सच पता चलेगा। अभय मुस्कुराया और बोला, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी जिंदा हूँ। तुम्हें बस वही करना है जो मैं कहता हूँ। जहाँ मानवी अपनी शादी के सपने देख रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा तूफान आने को तैयार था। 3 दिन बीत चुके थे। मानवी रोज कॉलेज जाती थी और घर लौट आती थी, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि अभय अब भी कॉलेज नहीं आ रहा था। आज घर में सब लोग बहुत खुश थे। छुट्टी का दिन था और शाम को रायजादा हाउस में डिनर पर जाना था, जहाँ शादी की डेट फाइनल होनी थी। मानवी तो सुबह से ही बहुत खुश थी। नाश्ते की टेबल पर सब बैठे थे, तभी तरुण के फोन पर कॉल आया। उसने फोन देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे तू? फोन उठाते ही बोला, तू है कहाँ? पिछले 2 साल से तुझे देखा भी नहीं। आज घर आ जा, सबसे मिलवा दूं। तेरी इतनी बातें की हैं, पर कभी मिला नहीं पाया। सामने से लड़के ने कहा, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। थोड़े दिन पहले ही वापस आया हूँ। काफी वक्त बाहर था। तू जानता है ना, मुझे परिवार और रिश्तों की समझ नहीं है। तरुण थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं बाहर आ रहा हूँ। वो नाश्ता छोड़कर जल्दी से बाहर चला गया। किसी को नहीं पता था वो किससे बात कर रहा था। 5 मिनट बाद तरुण वापस आया। उसके साथ एक लड़का था। चेहरे पर अजीब सा कट, पर्सनालिटी माफिया जैसी, लेकिन सूट बूट में काफी हैंडसम। वो किसी बॉलीवुड मूवी के विलन जैसा लग रहा था। सबने उसकी तरफ देखा। वेदांत अपनी ठंडी आंखों से सबको देख रहा था। तरुण ने हंसते हुए कहा, मॉम, ये मेरा दोस्त वेदांत है। कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था, अचानक गायब हो गया था। 2 साल पहले कॉन्फ्रेंस में मिला, उसके बाद आज आया है। यह अलग ही दुनिया में रहता है। वेदांत मुस्कुराते हुए बोला, तुम मुझे तंग करना बंद करो, पहले अपने परिवार से मिलवा दो। तरुण ने कहा, चल आ जा, पहले नाश्ता करते हैं। तरुण वेदांत को टेबल पर ले गया और सबसे मिलवाया। पहले अपने डैड, फिर माँ, चिराग, दादी और आखिर में मानवी से। वेदांत की नजरें मानवी पर रुक गई। मानवी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी, जैसे कोई डरावना इंसान देख लिया हो। उसकी आंखों में हल्की घबराहट थी। मानवी पहली बार वेदांत से मिल रही थी, लेकिन उसे अजीब महसूस हो रहा था। वेदांत की ठंडी आंखें उस पर टिकी थी। उसके होठों पर हल्की सी खतरनाक मुस्कान थी। तरुण ने मानवी से कहा, मिर्ची, ये वही दोस्त है जिसके बारे में तुम्हें बताया था, जो सबसे लड़ता रहता था। बहुत अच्छा था, फिर गायब हो गया। ये थोड़ा पागल है, इसे लगता है दुनिया बुरी है, जबकि ऐसा नहीं है। चंद्रिका जी वेदांत से बोली, बेटा मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवा देती हूँ। वेदांत ने बिना भाव के कहा, नहीं, मैं नाश्ता करके आया हूँ, बस जूस ले लूंगा। चंद्रिका जी ने जूस का ग्लास उसके सामने रख दिया। उन्हें वेदांत थोड़ा अजीब लगा, लेकिन तरुण की वजह से चुप रही। वेदांत जूस का सिप लेते हुए सबको देख रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार मानवी पर ही जा रही थी, जो मुंह में पराठा भरे बैठी थी। पता नहीं क्यों वेदांत का दिल नरम पड़ने लगा था। उसे मानवी की हरकतें बहुत प्यारी लग रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो उसके होठों पर लगा दही खुद साफ कर दे। क्या वेदांत की मानवी पर पड़ने वाली है बुरी नजर? आखिर 9 साल पहले क्या हुआ था? कौन सा राज है जिसे अभय छुपा रहा है? रोमांस और सस्पेंस से भरी इस कहानी में खुलेंगे अतीत के गहरे राज। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहें हिज सीक्रेट ऑब्सेशन, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। मानवी कभी कभी नजरें चुराकर वेदांत को ऐसे देख रही थी जैसे सामने कोई राक्षस हो। सब लोग बातें करते हुए नाश्ता कर रहे थे। चिराग और मानवी आपस में ही मस्त थे, शायद किसी की चुगली कर रहे थे। चंद्रिका जी ने मन में सोचा, इन दोनों भाई बहनों का कुछ नहीं हो सकता। मानवी की हरकतें वेदांत को बहुत क्यूट लग रही थी। कहीं ना कहीं उसके दिल में ये लड़की जगह बना रही थी, जो शायद उसे ठीक नहीं लग रहा था। वेदांत को रिश्तों से नफरत थी, बचपन से ही। क्यों, ये कोई नहीं जानता था। कॉलेज में वेदांत की तरुण से दोस्ती हो गई थी। दोनों की अच्छी बॉन्डिंग थी। पढ़ाई के आखिरी साल में एग्जाम के 2 दिन बाद ही वेदांत अचानक गायब हो गया। फिर वो 2 साल पहले सिन्हा ग्रुप के बिजनेस में लौटा और कुछ समय बाद फिर गायब हो गया था। कुछ देर बाद सब लोग हॉल में बैठे थे। मानवी सोफे पर टेडी पकड़कर बैठी थी और दादी व चिराग से बातें कर रही थी। तरुण और वेदांत भी वहीं थे। तरुण ने उसे चिढ़ाते हुए कहा,
आज कैसे याद आ गई मेरी? 2 साल से गायब हो, तुम्हारा नंबर भी हमेशा स्विच ऑफ रहता है। वेदांत ने बिना किसी भाव के कहा। मैं यहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ, यहाँ तुम्हारे अलावा किसी को नहीं जानता। अगर तुम्हें दिक्कत है तो मैं चला जाता हूँ। तरुण हंसते हुए बोला। तू यार मजाक भी नहीं समझता, हमेशा इतना सीरियस रहता है। अच्छा, अब यहाँ से बिजनेस करने का प्लान है क्या? मिलकर कुछ करते हैं। वेदांत ने बस हाँ कहा। तभी तरुण के फोन पर तारा का कॉल आ गया। वो थोड़ी देर के लिए साइड में चला गया। वेदांत अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था, लेकिन उसकी नजरें मानवी पर ही थी। मानवी खिलखिलाकर हंस रही थी, कभी अपने बाल लहरा रही थी, कभी कुछ और कर रही थी। वो बहुत क्यूट लग रही थी। वेदांत के दिल में एक अजीब सी तड़प थी, शायद अकेलेपन की, लेकिन ये लड़की उसे सुकून दे रही थी। तभी इंद्राणी जी अपने कमरे में चली गई। उन्हें शाम के लिए कुछ काम था। चिराग अपने मोबाइल में व्यस्त था। मानवी उठी और वेदांत के पास से होकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। वेदांत को उसकी खुशबू महसूस हुई। तभी मानवी का पैर सोफे से टकराया। वो गिरने ही वाली थी कि वेदांत ने उसे पकड़ लिया। मानवी को एहसास हुआ कि वो किसी की बाहों में है। उसने आंखें खोलकर देखा। वेदांत बहुत करीब था। वेदांत का हाथ उसकी कमर पर था। मानवी घबरा गई और झटके से खुद को अलग कर लिया। उसे ये टच अच्छा नहीं लगा, जैसे अभय का कभी नहीं लगता। उसकी आंखों में डर आ गया। वो वैसे ही भाग गई जैसे करंट लग गया हो। वेदांत के चेहरे पर हल्की डरावनी मुस्कान थी, जैसे उसे कुछ मिल गया हो। तरुण के लौटने पर वेदांत ने कहा कि उसे कुछ काम है और वो वहां से निकल गया। गाड़ी में बैठकर वो अपने मोबाइल में मानवी की फोटो देख रहा था, जो उसने चुपके से खींची थी। वो हंसते हुए बोला, तुम तो खुद ही मेरी बाहों में आ गई। अब पूरी जिंदगी मेरी बाहों में ही रहना है तुम्हें। जो मेरा है वो मेरा है, मैं उसे छीन लेता हूँ अगर वो मेरे पास नहीं आता। वेदांत के शब्दों में नफरत और गुस्सा था। शाम होने लगी थी। मानवी अपने कमरे में थी। वेदांत की आंखें उसे डरावनी लग रही थी। पता नहीं क्यों वो बहुत घबरा गई थी। उसने काफी देर तारा से बात की। अभय का फोन आज बिजी था, एक बार भी बात नहीं हो पाई। वहीं चंद्रिका जी मानवी को तैयार कर रही थी। उन्होंने उसे साड़ी पहनने को कहा, लेकिन मानवी ने मना कर दिया। बहुत मनाने के बाद उसे सूट पहनने को दे दिया। लड़के वाले शादी की डेट फिक्स करने आना चाहते थे, लेकिन अभय ठीक नहीं था, इसलिए वो नहीं आ सका। मानवी बहुत मिस कर रही थी, इसलिए उसने अभय को कहा था। अभय तो ये मौका छोड़ता नहीं था। उसने अपनी माँ को मना लिया था और कह दिया था कि लड़की वाले जाकर रिश्ता पक्का कराएं। गाड़ियां रायजादा हाउस की तरफ निकल गई। मानवी को पता नहीं था कि आज के बाद उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उसकी शादी पक्की होगी, लेकिन कई राज सामने आएंगे। वो बहुत खुश थी, जैसे कोई खजाना मिलने वाला हो। वहीं वेदांत का आदमी उन पर नजर रखे था और हर छोटी बात की खबर दे रहा था। घर में किसी को इसका अंदाजा नहीं था। हारून आज रात की फ्लाइट से लौट रहा था। अभय अपने कमरे में था, बिना शर्ट के सोफे पर बैठा, आंखें बंद किए, सिर टिकाए। उसकी आंखों में डर था। 9 साल पहले उसके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता था। माइकल ने अंदर आकर कहा, सर वे लोग नीचे आ गए हैं। अभय ने बिना भाव के कहा, यहाँ का सारा काम निपटाने के बाद आज हम वहाँ जाएंगे। मैं भी देखूं वो कितना दिखावा कर सकती है और हारून को वहीं लेकर आना। वहीं नीचे मानवी बड़ी बड़ी आंखों से अभय को ढूंढ रही थी, लेकिन उसका कहीं पता नहीं था। सभी मेहमानों को सोफों पर बिठाया गया था। स्नैक्स सर्व हो रहे थे। तारा ने मानवी को छेड़ते हुए कहा, सब्र कर लो, भाई आते ही होंगे। 1 हफ्ते से तुम्हें नहीं देखा, उनकी हालत भी तुमसे बुरी होगी। तारा की बात सुनकर मानवी थोड़ी शर्माई। वहीं तरुण तारा से आंखों ही आंखों से बात कर रहा था। दोनों डेट पर भी नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि तारा को वक्त नहीं मिल रहा था और वो घर पर बहाना भी नहीं बना पा रही थी। करीब 15 मिनट बाद अभय वहां आ गया। अब वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। उसके चेहरे पर वही रुतबा और रुआब वापस आ गया था। उसने ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी और काफी डैशिंग लग रहा था। वो चुपचाप आकर सोफे पर बैठ गया। न किसी को हेलो कहा, न हाय। सब उसके स्वभाव को जानते थे, इसलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। पंडित जी ने शादी की डेट 12 दिन बाद की निकाली। अभय ने पंडित जी को ऐसे देखा जैसे आंखों से ही डरा देगा। पंडित घबरा गया। भास्कर जी हंसते हुए बोले, अगर हफ्ते के बीच कोई डेट मिल जाती तो अच्छा होता, बच्चों के एग्जाम भी आ जाएंगे। पंडित जी ने दोबारा कुंडली देखकर कहा, हफ्ते के बीच तो नहीं है, या तो 5 दिन बाद शादी का मुहूर्त है या 12 दिन बाद, नहीं तो फिर 6 महीने बाद। चंद्रिका जी परेशान होकर बोली, 5 दिन में तैयारी नहीं हो सकती। भले ही शादी परिवार में हो रही है, लेकिन 12 दिन बाद ठीक है। तभी अभय की ठंडी आवाज आई, शादी 5 दिन बाद होगी और यहाँ से दूर मेरे विला में होगी। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं, माइकल सब देख लेगा। उसकी आवाज सुनकर सब चौंक गए। तरुण ने घूर कर कहा, शादी हमारे घर होगी, मेरी बहन घर से विदा होगी। दादी का यही सपना है। अभय मुस्कुराया। उसकी मुस्कान डरावने वाली थी। उसने इंद्राणी जी की तरफ देखकर कहा, दादी आप तो कह रही थी कि आपको डेस्टिनेशन वेडिंग पसंद है। सब हैरान होकर इंद्राणी जी की तरफ देखने लगे। इंद्राणी जी चुप रही, फिर बोली, अभय ठीक कह रहा है, शादी विला में ही होगी। तरुण नाराज होकर बोला, पर आपने तो मुझसे कहा था शादी घर से होनी चाहिए। इंद्राणी जी मुस्कुराई, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी, लेकिन अपनी दादी की बात मत टालो। सब फाइनल हो गया। शादी 5 दिन में होगी, बहुत सिंपल तरीके से। सब लोग अगले दिन विला के लिए निकलेंगे, वहीं सारी रस्में होंगी। आज मानवी को अजीब लग रहा था कि अभय ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। उसकी आंखों में नमी थी। उसकी शादी पक्की हो रही थी, लेकिन अभय उसे देख क्यों नहीं रहा था? मानवी नहीं जानती थी कि अभय परेशान है, एक ऐसी बात को लेकर जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अगर वो मानवी की तरफ देखता तो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके लिए अभी जरूरी था कि वो अपना सच मानवी से छिपा ले। मानवी को घुटन महसूस हो रही थी।
अभय का इस तरह न देखना उसे दर्द दे रहा था। इससे पहले कि वो रो देती, तारा उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गई। शायद तारा ने उसका उतरा चेहरा देख लिया था। बाकी सब लोग शादी की प्लानिंग में व्यस्त थे। अभय अपने कमरे में चला गया। उसने कह दिया था कि वो अकेले विला पहुंचेगा। उसे आज एक मीटिंग निपटानी है। तारा के कमरे में मानवी ने मुंह बनाकर कहा, मुझे नहीं करनी शादी, वो मेरी तरफ देखते भी नहीं, मैं अब बात नहीं करूंगी। तारा हंसते हुए बोली, मेरे सामने कह दिया, उनके सामने मत कहना, तुम्हारी हवा टाइट हो जाती है। पक्का भाई परेशान होंगे, इतने सारे काम है उन्हें, और तुम इतनी इमोशनल क्यों हो जाती हो? तुम्हें रोता देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मानवी ने टिश्यू से नाक साफ करते हुए कहा, मैं नहीं करूंगी बात, खड़ूस कहेंगे, राक्षस कहेंगे, जब देखो मुझे परेशान करते रहते हैं। दोनों बातें कर रही थी, तभी अभय वहां आ गया। वो पूरी तरह तैयार था, ब्लैक कपड़े पहने हुए, शायद मीटिंग के लिए निकलने वाला था। उसने सारी बातें सुन ली थी जो मानवी कह रही थी कि वो खड़ूस है, राक्षस है। अभय सोच रहा था, इस लड़की का क्या करूं? 5 दिन बाद शादी है और ये मुझे अजीब अजीब नामों से बुला रही है। जैसे ही तारा ने अभय को देखा, वो खड़ी होकर बोली, भाई आप यहाँ? मानवी ने पलटकर देखा, उसका चेहरा छोटा सा हो गया। तारा बाहर की ओर जाते हुए बोली, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। अभय कमरे में आया और सोफे पर बैठी मानवी को गोद में उठा लिया। जल्दी जल्दी से उसे दीवार से सटा दिया और कहा, अच्छा तुम्हें राक्षस और खड़ूस लग रहा हूँ मैं? क्या तुम्हें मरना है? मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, 5 दिन तक चैन से रह लो। 5 दिन बाद जब मेरी बाहों में आओगी, पूरी रात तुम्हें सोने नहीं दूंगा। अभय ने ये बात बहुत ही सिलेक्टिव अंदाज में कही थी। मानवी को अब शर्म आ रही थी कि उसने क्या क्या कह दिया। वो दीवार के पास थी, उसके पैर अभय की कमर पर थे, हाथ कंधों पर। उसने आंखें झुकाकर कहा, तो फिर मुझे देखा क्यों नहीं? अभय मुस्कुराया। उसकी मुस्कान सिर्फ मानवी के लिए थी। हल्के से उसके होठों को किस करते हुए बोला, तुम्हारे सामने मेरा कंट्रोल नहीं रहता। क्या तुम चाहती हो सबके सामने उठाकर अपने रूम में ले जाऊं? मानवी को शर्म सी आ रही थी। उसने अभय को गले लगाते हुए कहा, मुझसे दूर मत जाइए, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपके साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या मानवी और अभय के बीच आने वाली हैं दूरियां? क्या वेदांत अभय से मानवी की शादी होने देगा? रोमांस और सस्पेंस से भरी इस कहानी में खुलेंगे अतीत के गहरे राज। बस बने रहिए हमारे साथ और